जी मैम, मुस्कान आप स्टार्ट कर सकती हैं। Alright, sir. Okay. Assalamu alaikum everyone. I'm Muskan. I moderator of iCode Guru. So हमारा सबसे पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं iCode Guru का। अच्छा, आई थिंक मैम मुस्कान जो है वो लेफ्ट कर गई। मैं कंटिन्यू करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वाह वाह। काइंडली आप अपना माइक म्यूट रखें। सर मैं मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। कैन आई स्टार्ट अगेन? यस मैम, श्योर। ओके। सो सॉरी, इंटरनेट इशू की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैं बता रही थी कि हमारा जो मिशन है iCode Guru का वो ये है कि हम जो है एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को हाईटेक स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो करें। जो कि स्किल्स जो हैं आज इन डिमांड है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, उससे रेलिवेंट काफ़ी जो हैं हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स एंड सेशंस हो रहे हैं। इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप होता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन और क्यूरी लेके हमारे फाउंडर एंड को फाउंडर से बात करते हैं। बेसिकली iCode गुरु का फोकस और हम किस तरह से काम करते हैं वो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। वीकली हमारा एक वेबिनार होता है जिसमें सारे आप मौजूद हैं। दो वीकेंड पे हमारी वर्कशॉप होती हैं और 10 सेशंस होते हैं पर डे। इसके अलावा लीड कोड सेशन हमारे iCode ग्रुप पे होते हैं जिसमें हम फैंग कंपनीज को टारगेट करते हैं। लीड कोड बेसिकली एक वेबसाइट है यहाँ पे 500 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं फैंग कंपनीज के, जैसे एप्पल, नेटफ्लिक्स, amazon, गूगल वगैरह। इसके अलावा हम हमारे हमारे जो हैं बैक टू बैक फ्री आर्ट्स और जीआरई के कोर्सेज हो रहे हैं iCode पे। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग के कुछ सेशंस अरेंज किए जाते हैं।
जिनमें मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं हम, डेटा एनालिटिक्स पाइथन में, ये सारे वेबिनार्स अभी चल रहे हैं हमारे। लीड कोर्स से रेलिवेंट हम डीएसए जो है वो उससे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे सारे जो सेशंस हैं ये आईकोड के फेसबुक पेज पे मौजूद है। इन केस अगर किसी की कोई क्लास मिस हो जाती है तो वो रिकॉर्डिंग वहाँ से जाके देख सकते हैं। आईकोड की जो रिसेंट अचीवमेंट्स हैं वो मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। 400+ इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कंपटीशन। आईकोड इतने अवार्ड्स और विन किए हैं कोडिंग कंपटीशन और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में। इसके अलावा फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स जो हैं हमारे स्टूडेंट्स ने वो ग्रैब किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली यूएस पे, क्योंकि हमारे फाउंडर और को फाउंडर दोनों यूएस से हैं। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स में भी आईकोड ग्रू अपने स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता है। हॉवर्ड का नाम तो सबने सुना है, तो उसमें एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज्ड हुआ था CS50 पजल डे, जिसमें 9 प्रॉब्लम्स थे, जिसमें जो हमारी टीम है वो हाईएस्ट थे प्रॉब्लम सॉल्विंग में अमंग ऑल ऑफ द टीम्स। इसके अलावा हम जो हैं मंथली 2 हैकाथॉन्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, और 2023 में हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने विन किए हैं हैकाथॉन्स। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम भी सबने सुना होगा। उसमें ये होता है कि हर साल एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें सिलेक्शन लीडर्स कुछ सिलेक्ट होते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान 9 सिलेक्शन लीडर्स सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 7 हमारे मेंटर्स, हमारे आईकोड ग्रुप के मॉडरेटर्स और स्टूडेंट्स थे। गूगल कोड जैम जो है एक एक इम्पोर्टेंट एंड प्रेटिजियस कंपटीशन, कोडिंग कंपटीशन है, जिसमें कोई भी मतलब पिछले जो रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों से, तो पाकिस्तान में से तो कोई भी मतलब इतना कोई पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन 2023 में 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ऑल आर फ्रॉम आईकोड ग्रुप, और ये न्यूज़ काफ़ी चर्चे में रही है। इसके अलावा हमारे 3 इंटर्न्स इतिहाद एविएशन ग्रुप में अबू धाबी में गए थे वो इंटर्नशिप, क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन किया था। आईकोड गुरु की रजिस्ट्रेशन आप इस लिंक के जरिए कर सकते हैं। तो आप हमारा स्लेक वर्क प्लेस पे हमें हमारे कोर्सेज और हमारे जो स्केड्यूल्स हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा इन केस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो ये फेसबुक पेज का लिंक है जिसके ज़रिए आप हमारी मिस हुई हुई क्लासेस वगैरह को देख सकते हैं। तो आज हमारा जो वेबिनार था उसका टॉपिक ये था कि रोड मैप टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट फॉर यूएसए एआई डोमेन्स एंड एप्लीकेशन। सो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर शर्जील इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद नहीं है। उनकी कोई बेटे की हेल्थ का कोई इशू हो गया था, जिसकी वजह से वो हमारे साथ मौजूद नहीं है और वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ये जो हमारा वेबिनार है ये नेक्स्ट टॉक में भी इंशाल्लाह हो सकता है। तो इस इस वेबिनार को रिकवर करने के लिए मैं मैम जरताशिया और सर उसामा से मतलब उनको इनवाइट करूंगी कि वो हमें डेटा साइंस की इंसाइट्स और फ्यूचर डोमेन्स के बारे में बताएं, ताकि हम अपना वेबिनार स्टार्ट कर सकें। सो ओवर टू यू मैम। Okay, thank you very much. All right, so we will start with the introduction of data science. I am Sartasha Afzal, and I am right now teaching as data science and data analysis courses here in iCode Guru. तो अभी start करते हैं. Just give me a moment. इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, you can ask in the chat meanwhile, so that we can cater that. All right. So screen visible है सबको?
जी मैम। ग्रेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा साइंस होती क्या है, डेटा एनालिसिस क्या होता है, व्हाट अबाउट मशीन लर्निंग, एंड देन इन द अपकमिंग लेक्चर इंशाल्लाह वी विल कवर स्पेसिफिकली फॉर द यूएस मार्केट, लेकिन अभी के लिए इंट्रोडक्शन है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। अब सबको आइडिया है कि डाटा होता क्या है? जी, एनीवन? Because it's all about the science of data, right? We are analyzing data, it's a separate whole field. So how you define data? Raw information. G. Yes, data is all about the raw information. And anything else? Facts and figures. Facts and figures, yes. Anything else? Yes, sir. Okay, Chennai, yes, it's all about the facts and figures, and it's about the factual information. Basically, इसके अगर definition of Merriam-Webster या किसी भी dictionary में देखेंगे, so it will say that एक factual information है जो कि किसी भी basic reasoning या discussion और calculation based हो सकती है, कोई भी digital form में information है, ठीक? And we know at the data science के like it can be in any form, like data is not just the numbers, it can be अगर आपके images हैं, video का data, ये भी सारा data set है, ठीक है? सो इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं कि स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर डाटा भी हो सकता है, या न्यूमेरिकल डाटा तो कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट फॉर्म में हो सकता है। सो देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द डाटा। इसके अलावा डाटा में एक ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि आप अगर एनालिसिस के लिए डाटा का यूज़ कर रहे हैं, सो आपने उसको डायरेक्टली कलेक्ट किया या फिर आपने किसी थर्ड पार्टी से डाटा यूज़ किया, ठीक है? सो बेस्ड ऑन दैट देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डाटा एज वेल। जैसे कुछ टाइप्स आप लोगों को पता भी होंगी, तो अगर आप में से कोई ऐड करना चाहे डाटा की टाइप्स उन कौन सी जिनसे आप फेमिलियर हैं, सो दैट वी नो कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना। Structured data, unstructured. यस। Structured data. अच्छा, डेटा टाइप्स के हो सकते हैं इस तरह, डिस्क्रीट होता है और कैटेगोरिकल और टेम्पोरल, कंटिन्यूस डेटा टाइप इस तरह हो सकता है मेरे ख्याल से। Quantitative and qualitative mainly, and further continuous, discrete, ordinal, and nominal. यस यस स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। यस। बिल्कुल। सो ओके, सो सर ने एक ऐड किया है मोहम्मद सुहेब, इन्होंने बताया कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? हाउ विल यू डिफाइन दैट? कैन यू ऐड? कॉम्बिनेशन ऑफ लेबल एंड नॉन लेबल डेटा। ए, ठीक। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा हमने अभी बात की है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा हम किस बेस पे कह रहे हैं? प्राइमरी डाटा हम किसे कहते हैं और सेकेंडरी किसे कहते हैं? Primary data जिसके प्राइमरी collection source हम खुद होते हैं। जी। प्राइमरी आई थिंक सो जिसकी कलेक्शन हम खुद करते हैं, एंड सेकेंडरी जो हम किसी दूसरे सोर्स से लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे इसके नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है, तो प्राइमरी वो है जो कि हमने फर्स्ट हैंड हमने खुद, या तो हमने कोई एक्सपेरिमेंट करके निकाला या हमने खुद कहीं से एक्सट्रैक्ट किया डाटा, कहीं वेब सोर्स से जैसे भी। तो वो, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी टाइम जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम ओपन सोर्स डाटा ले रहे होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कहीं ऑलरेडी जो एक्सपेरिमेंटेड डाटा है, हम जस्ट रिपोर्टेड डाटा और हम उसको एज इट इज़ जस्ट अपने एनालिसिस के लिए यूज़ करें फॉर द सेक ऑफ इनसाइट्स, तो हम उसे कहेंगे कि वो सेकेंडरी डाटा है, एज इस नेम शोज। इसी तरह से डाटा की मल्टीपल जो टाइप्स हैं उनमें से ये भी एक टाइप होती है कि हम देखेंगे आइदर इज इट इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज। क्वालिटेटिव डाटा है, जैसे भी यहाँ पे बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने बताया भी है कि क्वालिटेटिव भी हो सकता है या क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, ठीक है? तो इस बेस पे यानी कि अगर हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में डाटा है तो वी विल से दैट इट इज लाइक न्यूमेरिकल डाटा, तो हम कहेंगे क्वांटिटेटिव है। और अगर हमारे पास जो डाटा है वो जो कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव फॉर्म में है, ठीक है, तो यानी नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, तो हम उसे क्वालिटेटिव का नेम दे देते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन दीज टू कैटेगरीज आगे फर्दर इनकी सब टाइप्स भी हैं, जस्ट लाइक कि अगर क्वालिटेटिव की मैं बात, सॉरी, हाँ यस, क्वालिटेटिव की यहाँ पर स्टूडेंट में बात करूँ तो ये नॉर्म
इसमें दो टाइप्स हो सकती हैं, नॉमिनल भी हो सकता है और ऑर्डिनल भी हो सकता है। अब नॉमिनल और ऑर्डिनल का क्या डिफरेंस है, इसकी कोई एग्जांपल ऐड करेगा? नॉमिनल हम Ordinal इसको means कहते हैं जिसमें नॉमिनल डाटा अनऑर्डर्ड होती है, कोई भी डेटा अनऑर्डर्ड। और जो ऑर्डिनल होती है वो उसमें ऑर्डर आ जाता है। लेट सपोज हम कहें कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो ये हम इसको ऑर्डिनल कह सकते हैं। अगर हम इसको लेके जाएं नॉमिनल में, तो हम कोई भी रैंडम सी डेटा ले सकते हैं। लेट सपोज हम कह लें मेल और फीमेल, इस तरह। जी, और एक और पार्टिसिपेंट ऐड कर रहे थे यहाँ पे, वो क्या कह रहे थे? मैम ये जो कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक्सेल में नॉमिनल में ऑर्डर नहीं होता और ऑर्डिनल में ऑर्डर होता है। एक उसकी एग्जांपल जैसे ग्रेड्स हमारे पास होते हैं A B C D, तो वो भी हमारे पास ऑर्डिनल की एग्जांपल है। ओके, ठीक है। ऑल राइट, सो अगर मैं ये जैसे इन्होंने ग्रेड्स की बात की कि ABCD, ठीक है, या फिर एक मैं एग्जांपल ये बताती हूँ, ब्लू, ग्रीन, मैं कलर्स बता रही हूँ, ठीक है, येलो। तो अब मुझे इन कलर्स की जो लिस्ट है इसमें से देख के ये नहीं पता चल रहा कि येलो अच्छा है, येलो बड़ा है या ग्रीन बड़ा है या ब्लू, इनमें से कोई कंपैरिजन, इनमें से कोई हमें ये नहीं पता चल रहा कोई ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे सारी जो डाटा हमारे पास मौजूद है, फर्ज करें डाटा के अंदर हमने कोई डाटा लिया, ठीक है, उसमें नेम था और हम उसमें उसने जो है फाइनेंशियल स्टेटस या फिर वो किसी अगर फर्ज करें होटल में ठहरा है तो किस क्लास की रूम में ठहरा है, ठीक है, तो वो बता रहा है। और एक यहाँ पे उसने जितना रेंट पे किया उसका डाटा है। तो अब जो नेम का डाटा होगा, कोई भी नेम जो सॉर्ट ऑफ XYZ, या फिर यहाँ से एग्जांपल जो मैम शाइस्ता थी, राइट, उनका नेम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक रैंडम लाइक नेम्स होंगे, ठीक है। अब इन नेम्स में कोई ऑर्डर नहीं है, ये नहीं पता चल रहा है कि जो बाद में आने वाला है वो बड़ा है या पहले आने वाला छोटा है, इस तरह से कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये एग्जांपल हो गई नॉमिनल डाटा की। और इसके अलावा अगर उसमें क्लास की बात की जाए कि किसी ने फर्स्ट क्लास में बुक करवाया, सेकंड में बुक करवाया, मतलब रूम कौन सा था, फर्स्ट था, सेकंड था या थर्ड था एंड ऑन। अब उसमें हमें ऑर्डर पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि जो फर्स्ट क्लास, यस, जी, फर्स्ट क्लास में, यानी अगर किसी ने बुक करवाया इट्स मीन कि वो एक हायर डिग्री है, और अगर किसी ने थर्ड क्लास में बुक करवाया तो वो एक लोअर डिग्री है, राइट। तो इसमें एक ऑर्डर पता चल रहा है क्लास के कॉलम को देख के। सो इस तरह का जो डाटा होगा जिसमें कोई हमें ऑर्डर पता चल रहा है, जैसे ग्रेड्स में एग्जांपल बताई थी, स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं। तो ग्रेड्स में अगर कोई बता रहा है कि ABC, तो हमें पता चल रहा है कि किसी ने C ग्रेड बताया अपना और किसी ने A ग्रेड बताया है, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई A ग्रेड वाला ज़्यादा लाइक है, ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है एज कम्पेयर टू C ग्रेड, राइट। मुझे कोई ऑर्डर पता चल रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा है इसकी निस्बत। तो जिसमें मुझे ऑर्डर पता चल रहा है, ऐसे डाटा को ऐसे क्वालिटेटिव डाटा को मैं ऑर्डिनल डाटा कहूँगी। और जिसमें मुझे ऑर्डर नहीं पता चल रहा, ठीक है, जैसे कलर है, तो उसको मैं कहूँगी कि ये एक नॉमिनल डाटा है जिसमें कोई ऑर्डर या स्टेटस या कोई लेवल नहीं पता चल रहा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। इसी तरह से, और इनफैक्ट ये पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा बताया, आई रियली अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन, जिससे पता चल रहा है कि सारे एक्टिव हैं। ओके, सो द सेकेंड थिंग इज द न्यूमेरिकल डाटा, राइट। तो न्यूमेरिकल डाटा में भी इस तरह से कौन सी टाइप्स हैं? Discrete and continue. यस, ओके। तो यहाँ पे कोई ऐड करेगा कि डिस्क्रीट किस लिए है मैम और कंटिन्यूस किसके लिए शो कर रहा है? मैम डिस मैम मैम डिस्क्रीट जिसमें डिस्क्रीट का मतलब वो जिसमें कोई कॉन्टिन्यूटी ना हो, जो डिस्टिंक्ट हो बिल्कुल डाटा, उसको डिस्क्रीट डाटा कहेंगे। और जो जिसमें कोई कॉन्टिन्यूटी हो रही हो या किसी रेंज में आ रहे हो डाटा, उसको हम कॉन्टिन्यू उसको वो कहेंगे कॉन्टिन्यूस डाटा। जो डिस्क्रीट डाटा ना, इसकी एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास जो सा 2001, 2002, इस तरीके से उसमें कोई ना कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस डाटा में जैसे फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यूज होती है ना, उसमें उसकी एग्जांपल हो सकती है इसमें। ओके, ठीक। ओके, सो फर्ज करें कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, मैं 1 क्लास में हूँ, 2 क्लास में हूँ, 3 क्लास में हूँ, ठीक है। सो यस, और एक एग्जांपल, एक
सर सुहेब ने चैट में भी बताई है, चिल्ड्रन इन अ फैमिली। सो हाँ, ये भी एक अच्छी एग्जांपल है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर मैं बता रही हूँ, ठीक है, डाटा में, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अब 1.5 तो नहीं हो सकते ना, या 2.5 तो नहीं हो सकते, 1 2 3 इस तरह से फुल फॉर्म में, यानी डेसिमल फॉर्म में नहीं आ रहे होंगे। तो ये एक डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डाटा, राइट। और अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूस डाटा, तो कंटिन्यूस डाटा देखने से ही पता चल जाएगा कि 1.25 2 पॉइंट से, यानी डेसिमल के बाद कोई वैल्यूज होंगी, ठीक है, विच कैन गो अप टू इन्फिनिटी एक्चुअली। तो इस ऐसे डाटा को मैं कंटिन्यूस डाटा कह रही हूँ, ठीक। सो यहाँ पे अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में बताऊँ, तो जो हमारे पास कंटिन्यूस डाटा है, इन इन दैट सेंस हमें ये समझ आ रही है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में से जो हमारे पास कंटिन्यूस पहले डाटा होता है, इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, एक ज़्यादा पॉइंट के बाद, अब 1 के, यानी 1 और 2 के दरमियान में भी पॉइंट्स करते करते 1.1 या 1.0001 पॉइंट में करते करते 1 और 2 के दरमियान में भी ढेर सारी वैल्यूज आ सकती हैं, राइट। जबकि डिस्क्रीट में या 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। जबकि कॉन्टिन्यूस के केस में पॉइंट्स के बाद ढेर सारी और वैल्यूज भी हमारे पास आ सकती हैं। तो इसलिए इसमें कंटिन्यूस के केस में एनी वैल्यू आ सकती है, जबकि डिस्क्रीट के केस में वैल्यूज स्पेसिफिक हो जाती हैं, ठीक। इसी तरह से दूसरा डिफरेंस ये है कि कंटिन्यूस के केस में यूजुअली क्या होता है, वैल्यूज मेयर होती हैं, मेयर करते हैं उन्हें। जबकि डिस्क्रीट के केस में दे कैन बी काउंटेड, जस्ट लाइक हमने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स बता रहे थे, तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स को मेयर तो नहीं करते हम, किसी कोई डिवाइस ला के तो नहीं मेयर करते, हम उन्हें काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट डाटा इज यूजुअली काउंटेबल, जबकि कंटिन्यूस डाटा की एग्जांपल टेम्परेचर, राइट। मुझे टेम्परेचर में मेयर करना है, या फिर मुझे वेट चेक करना है, ठीक है, या मुझे हाइट चेक करनी है, आई नीड टू मेयर दैट, राइट। तो हाइट वगैरह, वेट, या किसी का पर्सन का टेम्परेचर, तो हमें कोई ना कोई मेयर करने के लिए, तो मैं इंस्ट्रूमेंट ले रही हूँ और मेयर कर रही हूँ, और फिर उसमें कोई भी वैल्यू में पता चल सकती है, ठीक है। जैसे आज 13 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और ये पॉइंट में जितनी भी हो सकती है, पॉइंट 13.12 या वट, इस तरह से वेट भी पॉइंट्स में और हाइट भी पॉइंट्स में आ सकती है वैल्यू, ठीक। और इन सबको मेयर किया जाता है। सो कंटिन्यूस डाटा इज यूजली मेयर्ड व्हाइल द डिस्क्रीट वन इज काउंटेड। सो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, सो यहाँ तक इजी था, राइट। हमने ये देखा कि अगर डाटा साइंस की मैं बात कर रही हूँ, तो इट्स ऑल अबाउट डाटा, राइट। तो डाटा को मैंने थोड़ा सा, हम लोगों ने अभी सिर्फ देखा है कि डाटा होता क्या है और इसकी कौन कौन से टाइप्स हैं। और अभी आप में से, जी, तो अभी आप में से एक और भी पॉइंट किसी ने बताया था, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का, राइट। तो उसके बारे में कोई बताएगा कि ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा? स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर डाटा डाटा जो होता है होता है मैम जिसमें टेक्स्ट फॉर्म होती है बेसिकली, अल्फाबेट्स वगैरह, और अनस्ट्रक्चर्ड होता है जिसमें इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। ओके, ऑलराइट। एक हमारे पास यहाँ पे चैट में, यानी हमें पार्टिसिपेंट्स ने ये बताया था कि स्ट्रक्चर्ड डाटा भी है और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है। ओके, सो ये कौन सी टाइप्स हैं? स्ट्रक्चर्ड नाम से पता चल रहा है, मीन्स कि हम इसे, यस, जैसे सर ने भी बताया है अभी चैट में, तो उन्हें ये सारा अब्दुल हमारे पास है, फुल नेम नहीं भी छोड़ा, ओके। तो यस, ही इज सर अब्दुल कदीर ने बताया कि भी रोज एंड कॉलम्स होती हैं स्ट्रक्चर डाटा में, एज इट्स नेम शोज, राइट। कोई स्ट्रक्चर है, यानी कि टैबुलर फॉर्म में यूजली डाटा होता है इसमें, ठीक है। यानी इसमें हम डेटाबेसेस वगैरह में इसको जब डाटा स्टोर करवाते हैं, राइट, ये रोज और कॉलम्स में स्टोर हो सकता है, ठीक। टेबुलर प्लस मैट्रिक्स होता है। यस, यस, हम इसे कह सकते हैं इसमें कि लाइक हम इसमें टेबल या मैट्रिक्स जो भी है, लेकिन अगर मैं सिंपलीफाई करूं, दोनों को जेनरिक करने के लिए रोज एंड कॉलम्स में डाटा होता है, ठीक। और हम इसे डेटाबेसेस में भी स्टोर लाइक करवा सकते हैं, लाइक जब, लेकिन इसको मैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को मैं रोज एंड कॉलम्स में डिस्प्ले नहीं करवा सकती, और ना ही मैं इसे डेटाबेसेस में इस तरह से स्टोर करवा सकती हूँ जैसे मैं स्ट्रक्चर करवाती हूँ रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर। सो ये रिलेशनल डेटाबेसेस में भी यूज़ नहीं होता। रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर ऑन।
in further classes when we will go deeply dive into the databases. लेकिन anyhow अभी तक के लिए यही है कि database में यानी स्टोर वगैरह नहीं हो सकता rows and columns की form में unstructured data. Okay, so structured data की कुछ examples जैसे like हमें numbers की form में data मिलता है, ठीक है. इसी तरह से dates हैं, जैसे dates होती हैं given numbers की form में, या फिर कोई string की form में data होता है. String की form, string क्या होती है? Yes, So sir. mixture of letters and words. No. जी. Array of characters. Yes. Sir Zuhaib have also added right. एक specific इसकी definition ये बन सकती है कि array of characters है. और string basically Python में भी अगर हम देखें तो string हम देख रहे होते हैं कि quoted में हम कुछ भी alphabets या कुछ भी लिखते हैं quoted quotations mark में, तो it will consider as a string. So ओके, सो यस, स्ट्रिंग में नंबर से या डेट्स की फॉर्म में जैसे डाटा होता है, तो ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है. जबकि इसमें अनस्ट्रक्चर्ड में अगर मैं देखूं तो जितनी इमेजेस का डाटा है, राइट, या जितनी भी हमारे पास ऑडियो या वीडियो उसकी वीडियोस के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, ये सब हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में आ जाते हैं, राइट. इसी तरह से हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के फाइल्स हैं, ईमेल्स हैं, स्प्रेडशीट्स वगैरह हैं, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है. ठीक इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड डाटा में जो, लेकिन एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इस आजकल के दौर में ज़्यादा है, राइट. अगर हम बात करें पीपल एनालिटिक्स की, जो कि एक बिल्कुल सेपरेट सब फील्ड है, जिसमें ये कहा जाता है कि डाटा बाय पीपल फॉर पीपल. यू माइट हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट क्वाइट आई थिंक फ्यू टाइम्स एट लीस्ट, कि डाटा बाय पीपल फॉर पीपल. सो बेसिकली इसका मकसद ये है कि जितना भी डाटा अभी मिलियंस ट्रिलियंस की फॉर्म में लाइक कितना प्रोड्यूस हो रहा है सोशल मीडिया से, यूजली दे आर इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोस, राइट. तो ये सारे डाटा है जो पीपल के लिए, देयर इज अ स्पेशल पीपल एनालिटिक्स सब डोमेन जिसमें कि पीपल की ही लाइक वेलफेयर के लिए एप्लीकेशन या टूल्स वगैरह बनाने के लिए और लोगों की लाइफ इजी करने के लिए यूज हो रहा है. सो मेजोरिटी जितना भी हमारे पास 80% ऑफ इंटरप्राइज डाटा यूजली अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, और हमारे पास सिर्फ यूजली जो अगर हम बात करें 20% ऑफ डाटा इट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. ओके, सो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर डाटा जो भी है ना, तो वो हैंडल करना इजी है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, राइट. सो दैट्स अनदर पॉइंट. लेकिन anyhow, that was a brief difference between structured and unstructured data. It is clear, right? Ma'am, is there any type of semi-structured data? Yes, there can be a type, but okay. बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है ना हमारे पास, वो टेबुलर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता. बेसिकली सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता तो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा है, लेकिन अगर वो टेबुलर फॉर्म में नहीं है ना हमारे पास, एक क्या कहते हैं कि रफ फॉर्म में या रॉ फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है, लेकिन होता स्ट्रक्चर ये, लेकिन टेबुलर फॉर्म में नहीं होता हमारे पास, वेल अरेंज नहीं होता, तो हम उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कह देते हैं. Okay, yes. Basically इसमें इट्स काइंड ऑफ लाइक ए मिक्स है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के दरमियान में, लाइक ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड है, कैटेगरीज बनी हुई है, मेटा टैग्स लगे हुए, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज नहीं है, और बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है. सो समहाउ लूजली ऑर्गेनाइज्ड रहता है. सो इसलिए इसको एक मिडिल क्लास दी गई. लेकिन यूजुअली अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो ही आती हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर. ये भी एक लाइक हम इसे कह सकते हैं कि मिडिल फॉर्म है, लाइक जितना भी सेंसर का डाटा कलेक्ट होता है, या फिर जो यूजुअली जो सोशल मीडिया पोस्ट है, वो भी समहाउ उन्होंने ऑर्गेनाइज तो किया होता है, क्लस्टरिंग की होती है, ठीक है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ठीक है, वो रोज एंड कॉर्नर्स की फॉर्म में आपको डाटा नहीं मिलेगा उसमें. सो स्ट्रक्चर. Okay, ma'am. Okay. Any other question? We always convert unstructured data into a structure for any manipulation. Okay, so that's a good question actually. Yes, we have to. Sometimes we convert them into numbers. लेकिन हम देखेंगे लाइक इसमें प्रॉपर एल्गोरिदम्स हैं इसके जो कि स्पेसिफिक है.
जो कि लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हम किस तरह से प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो इसकी बिल्कुल एक अलग ट्रीटमेंट है। बाकी आई गेस सर समा कैन टेल बेटर कि उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है बेटर वे में। ओके अनस्ट्रक्चर्ड चले। डाटा के लिए बेसिकली हमारे पास इसके लिए एल्गोरिदम चेंज हो जाते हैं। जब हमने अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को डील करना होता है ना मशीन लर्निंग की तरफ, हमारे पास ना या अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ मूव ऑन कर जाता है। हमारे पास ना इसके लिए डील करने के लिए एल्गोरिदम चेंज हो जाते हैं। क्लीनिंग इसकी भी करनी होती है, हमने इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाना होता है। मतलब कि आई वांट टू आस्क कि आप उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में ही लेकर आएंगे या हम उस अनस्ट्रक्चर के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? नो नो, अनस्ट्रक्चर्ड के ऊपर हम उस टाइप चेंज नहीं करेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड के लिए ट्रीटमेंट अलहदा होता है, स्ट्रक्चर के लिए अलहदा होता है हमारे पास है। अनस्ट्रक्चर्ड के लिए अलहदा होता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड के लिए अलहदा होता है। मतलब कि हमारे पास ये कैटेगराइज आ जाता है। मतलब कि आप एक का मेथड ना दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। नमजद ताशा, कहना है कंटिन्यू? Okay. Yeah, no, I have to continue actually from here. Okay, so basically, there are certain methods to convert unstructured data into structured data as well. Like हम उसमें बहुत सारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज़ भी करते हैं, ठीक है, जो कि कन्वर्ट कर सके कैनन एसवीएम रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री वगैरह। लेकिन अभी इसमें क्योंकि इट्स रियली अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो इसको डिटेल में देखने के लिए वी हैव टू एक्चुअली डीप डाइव। लेकिन ये जो अभी का स्कोप है, इट इज़ इंट्रोडक्टरी, सो वी विल remain on the surface of the information, ताकि हम broadly इसको cover कर सकें data को, like इस webinar के topic को। So now let's move towards, okay, so data is the new oil. I've been repeatedly saying this in my multiple classes. So what do you understand by that? It is basically telling a lot about the significance of data sciences and the field, which is thriving a lot in this era. But data पे based है ये सारी AI जितनी भी है, तो उसके बारे में कहा जाता है डाटा इज द न्यू ऑयल। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इससे आपको क्या समझ आती है डाटा इज द न्यू ऑयल से? Ma'am, this means that data is of great value and it can be used to get really insightful. It can be used for many purposes. But why they are comparing with the oil, right? They can use any term just to signify the importance of data, like, just to underscore the importance of in data. Why they are saying Yes, it's a new yes, oil? ma'am, it is said so because in the previous times, the one who had access to oil could control the world. But now it is said that data is the new oil because the one who can control data can control the world. So I guess that's because it is said. Yes, that's the main point. Thank you for clarifying it. Yes, because हमने देखा कि पहले मिडिल ईस्ट में ये जो भी कंट्रीज से डोमिनेट करते, इट वाज कंसिडर्ड दैट दे वर वेल्दी बिकॉज ऑफ हैविंग ऑयल रिसोर्सेज। लेकिन अब डाटा को न्यू ऑयल इसलिए कह रहे हैं कि जिस कंपनी के पास, और अभी एक डाटा कलेक्शन की रेस लगी हुई है, इवन इफ वी नो दैट सोशल मीडिया साइट्स दे आर स्टीलिंग आवर डाटा, बट स्टिल दे आर डूइंग इट, राइट? बिकॉज दे नो कि जितना ज़्यादा डाटा जिसके पास कलेक्टेड होगा, जितना ज़्यादा उनके मॉडल्स अच्छे ट्रेन होंगे ऑन द दैट मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा, the more accuracy they will get for their applications. So in this way they can actually control a lot of things which we are all aware of, right? So that's why it's important that we know that it's a new oil. तो जो भी lead कर रहा होगा coming days में, it will be that company or that country or a nation जिसके पास data ज़्यादा है, right? क्योंकि वो technology में आगे होगा। Otherwise, technology will be nothing without data, right? You cannot thrive much. So it actually increase the importance of the data science field, which we are exploring today, right? ओके, सो डाटा के लाइफ साइकिल में 6 स्टेजेस आते हैं, ठीक है। जब भी डाटा को हम एनालिसिस करते हैं, तो उससे भी पहले डाटा का एक लाइफ साइकिल है पूरा, ठीक है। डाटा साइंस बाद में आती है। पहले डाटा डाटा को भी कलेक्ट करना है, उसको कैप्चर कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा इवन तब तक डाटा का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता कि आपने एनालाइज कर दिया इस स्टेप में, डाटा साइंस है पूरी, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको आर्काइव भी कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर जब तक आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एथिकली दैट यू शुड destroy. I don't know how the organizations work on it. So try to
Please avoid annotating on the screen. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास प्लानिंग स्टेज है, इट्स बेसिकली कि जो ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं डाटा एनालिसिस पे, लाइक मैसिव लेवल पे जब काम होता है, सो दे फर्स्टली डिसाइड कि कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है, राइट। फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी है जिसने अपने कोई जूस के फ्लेवर्स लॉन्च करने हैं, राइट। अब उसे फ्लेवर्स के बारे में उसको अभी ये डिसाइड करना है कि कौन सा एग्जैक्ट फ्लेवर जो है वो हमारा सक्सेसफुल होगा, बिकॉज दे विल नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज कि वो न्यू इंटायरली एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सो बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट उनको किस तरह का डाटा चाहिए और क्या कौन उसको मैनेज करेगा, कलेक्ट कौन करेगा, और इसके अलावा मैनेज रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उस सारे डाटा के लिए, राइट। तो उस सबसे पहले प्लानिंग स्टेज आ जाती है। लेटर ऑन दे विल एक्चुअली डिसाइड देयर ऑडियंस कैप्चर स्टेज में कि वो फिर मल्टीपल सोर्सेज से देखेंगे कि आइदर दे विल गेट द प्राइमरी डाटा, खुद से टारगेट करें ऑडियंस को और उनसे डायरेक्टली इनपुट लें, ठीक है, या फिर किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना, सेकेंडरी डाटा लें थर्ड पार्टी से, राइट। हो सकता है उन्होंने पहले से सर्विस करवा के रखे हो, सो यू विल एक्चुअली परचेज दैट डाटा, या फिर आप उनसे उन्हें हायर करें कि वो आपके लिए डाटा कलेक्ट करें स्पेसिफिक, राइट। फिर लेटर ऑन स्टेज आती है मैनेज करने की, तो जैसे लाइक के कौन सा टूल्स यूज़ होंगे, किस तरह के डाटा बेसिस यूज़ करने हैं, क्लाउड में रखना है, फिजिकली कहाँ पे रखना है डाटा को, ठीक। एनालाइज करना है कि बिजनेस डिसीजंस हैं जो हमारे गोल्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे डिसीजन मेकिंग में वो हेल्पफुल हो। आर्काइव करना है कि हमारे से जो रेलिवेंट डाटा है वो जो है वो हमने लॉन्ग टर्म फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर उसको रखना है, एनालाइज कर लिया, इंसाइट्स ले ली, हमें पता चल गया कि ये वाला फ्लेवर अगर मैं लॉन्च करूँगी तो हमारा एस्टिमेटेड इतना प्रॉफिट हो सकता है, सो आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस हमें ये वाला फ्लेवर लॉन्च करना चाहिए जो कि हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए बेटर होगा, ठीक। अब हमें इंसाइट तो मिल गई, अब वो डाटा वक्ती तौर पे हमारे काम का नहीं है, बट मे बी इट कैन बी यूज लेटर इन द फ्यूचर, कि हमें फर्स्ट करें उसके बाद हम देख लें कि सेकंड पॉपुलर ओपिनियन क्या थी, कौन सा दूसरा फ्लेवर था जो सेकंड पे आ रहा था, और वो भी ऑप्शन हो सकती है कि हम नहीं लॉन्च करते हुए उसको कंसिडर कर दें, ठीक। तो उस केस में हम वक्ती तौर पे उसे आर्काइव कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमें जब हमें कम्प्लीटली फिर मजीद फ्लेवर की शायद ज़रूरत ना हो, ठीक है, निकालने की, तो हमें वो डाटा जब तक हम डिस्ट्रॉय नहीं करते, इट्स लाइफ साइकिल विल नॉट बी कम्प्लीटेड, राइट। और डिस्ट्रॉय करने के बेसिक रीजन भी है कि एथिकली भी, लाइक इट विल बी a major step to secure the data of our respondents, right। जो भी डाटा है इसको एथिकली जो सीक्रेसी है, प्राइवेसी है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डाटा साइंस, जो कि हमारा मेन कंसर्न था। सो बेसिकली इसमें हम डाटा को यूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे अभी हमने ये देखा कि किसी और कंपनी की यही प्रॉब्लम है कि उसने जो उसका मेन मकसद था कि फ्लेवर एक न्यू लॉन्च करना है, बट ही डजंट नो कि कौन सा एग्जैक्ट हो सकता है। सो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है डेली लाइफ से, विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, एंड वी नीड डाटा फॉर दैट। सो इट कैन बी एनी साइंटिफिक, सोशल और बिजनेस प्रॉब्लम। हमने उसमें से डाटा लिया और डाटा में से इंसाइट्स निकाली, डाटा को कलेक्ट किया, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, डाटा बताना क्या चाह रहा है, फिर उसमें से इंसाइट्स निकालने, उसको क्लीन करने के और फॉर्मेट करने के बाद, और जो सा भी इंसाइट आई है उसको हमने फिर यूज़ करना है सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक। सो एक कोई भी जो अच्छा डाटा साइंटिस्ट है उसके लिए 3 स्किल्स ज़रूरी हैं, लाइक उसको मैथ और स्टैट्स बैकबोन है किसी भी डाटा साइंटिस्ट के लिए, राइट। मैथ और स्टैट्स के बगैर यू कैन नॉट एक्चुअली वर्क। बेसिक जो उनकी जो स्पीड डेवलप हुई है पूरी फील्ड, मैथ और स्टैट्स है, और फिर उसके अलावा आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी, मतलब पाइथन या आर यूजली यूज़ होती है, ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको डोमेन नॉलेज भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ डाटा साइंटिस्ट कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल कोविड का ही डाटा है, और मैं ये देख रही हूँ कि कौन सी जीन है जो कि पर्टिकुलरली किस तरह से जाके मतलब एक्शन परफॉर्म कर रही है, मैकेनिज्म से गुजर रही है, और उसके लिए कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि इफेक्टिव हो सकती है। वो डाटा सारा कलेक्टेड है, लेकिन अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है जीन्स के बारे में, और मुझे नॉलेज ही नहीं है कि मैकेनिज्म के जो सारे डाटा के कॉलम चल रहे हैं उनके बारे में, तो मैं एक अच्छी उसमें मतलब अपनी जितने मर्जी मेरे अच्छे डाटा एनालिसिस के स्किल्स हैं, मैं उसमें तब तक कोई वैल्यूएबल अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती जब तक मेरे पास डोमेन नॉलेज ना हो। So it is very important for a data scientist that first of all, rather than jumping into coding and statistics, you have to actually make friendship with that data. You have to
give ample time to actually understand that data कि वो है क्या। और उसके लिए एक वर्ड यूज होता है मेटा डाटा का। मेटा डाटा क्या है? Metadata means डाटा अबाउट data डाटा। about data. Yes. Yes, yes, this is the most comprehensive definition about metadata, right? Data about data, यानी जो आपके पास डाटा गिवन है उसके साथ कोई ना कोई सप्लीमेंट्री फाइल्स, कोई ना कोई ऐसे डाटा जरूर आता है जो कि एक्सप्लेन करने के लिए होता है कि हमारे पास डाटा के जो कॉलम्स हैं वो असल में हैं किस चीज़ के। और पूरा मेटा डाटा में ये भी एक्सप्लेन होता है समटाइम्स कि उन्होंने डाटा कलेक्शन की कैसे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप गो थ्रू नहीं करेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी सही तरीके से। समटाइम्स आप अपने से ज्यूम कर रहे होंगे चीज़ें और हो सकता है कि वो वैसी ना हो। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई डाटा सेट है टाइटैनिक का, जो एक बड़ा मशहूर ज़माना डाटा सेट है, जब भी डाटा एनालिसिस करने लगते हैं बिल्ट इन डाटा सेट यूज़ होता है। सो उसमें अगर एस और हमारे पास एसपी का एक कॉलम है, राइट। बाकी एज का कॉलम है, फेयर का कॉलम है। ठीक, ये वाले से तो मुझे समझ आ रहा है। एज के कॉलम से भी मुझे पता चल रहा है कि एज के बारे में ही बात हो रही है। फेयर के कॉलम से भी पता चल रहा है कि इसमें सारे जिन जिन लोगों ने कितने पैसे अमाउंट थी जो सबमिट करवाई एज अ रेंट टू एक्चुअली बोर्ड ऑन दैट शिप। एसपी मुझे देखने से नहीं पता चल रहा कि ये क्या है until and unless कि मैं पढ़ूंगी नहीं डाटा को, उसका मेटा डाटा देखूंगी नहीं या सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन उस डाटा के बारे में, तो तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि सिबलिंग्स और स्पाउस का डाटा है। ठीक है, कि इसमें सिबलिंग्स और स्पाउस के बारे में उन्होंने काउंट दिया हुआ है कि कितने सिबलिंग्स हैं, स्पाउस लाइक उन दोनों का मिला के कितना काउंट था। ठीक है, सो इस तरह से मेटा डाटा लाइक ये तो बिल्कुल जेनेरिक एग्जांपल है, लेकिन अगर आप डोमेन स्पेसिफिक किसी भी बिजनेस या साइंटिफिक या सोशल गोल के लिए कोई भी प्रॉब्लम अगर आप का सोल्यूशन दे रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, राइट। देयर इज नो वे आउट। ओके, सो डाटा एनालिसिस, आपने मल्टीपल टर्म्स पढ़ी होगी, आपने डाटा साइंस भी सुना हुआ है, आपने डाटा एनालिसिस भी सुना होगा, आपने मशीन लर्निंग भी सुना होगा, और ये सारी एआई में लाइक ये उसकी डोमेन के अंदर ये सारी आपने टर्मिनोलॉजीज देखी होगी। तो डाटा एनालिसिस में बेसिकली जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो एक है कि स्टैट्स आपको अच्छे से आती हो, और दूसरा ये कि आपको एल्गोरिदम्स की नॉलेज हो, आपको कोडिंग अच्छे से आती हो, तो देन यू कैन बी अ गुड डाटा एनालिस्ट। ओके, और मशीन लर्निंग क्या है? बेसिकली मशीन डाटा एनालिसिस में तो जस्ट आपके पास एक डाटा था, राइट, और आपने उसमें से इंसाइट्स निकाल ली। बट एज अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट व्हाट यू डू इज दैट कि आप डाटा लेते हैं और उस पर कोई भी जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जिसको मॉडल्स कहते हैं, ठीक है, उससे आप मल्टीपल वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं, एंड देन यू एक्चुअली इवेलुएट योर मॉडल एंड देन यू ट्राई टू प्रिडिक्ट अ न्यू इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दैट डाटा। ठीक है, और कैसे ये वर्क करती है ये आगे सर सोमा बड़ी डिटेल में बताएंगे। सो मशीन लर्निंग से जस्ट अभी के लिए ये है कि जो ये प्रेजेंट इंसाइट्स हैं जस्ट वो नहीं बताता, बल्कि ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है लाइक उसमें डाटा और प्रोग्राम दोनों जा रहे हैं और फिर आउटपुट मिल रहा है। ठीक, जबकि मशीन लर्निंग के केस में हम डाटा और आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, डाटा से प्रोग्राम वो जनरेट हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली दे आर एक्चुअली गेटिंग आउट द पैटर्न्स एंड देन वी विल गेट द आउटपुट। सो वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल अबाउट मशीन लर्निंग, जो सर हम भी बताएंगे। अभी के लिए डाटा साइंस और एआई का, और हमने जो मशीन लर्निंग या डाटा एनालिटिक्स पढ़ा है, सो उसमें अगर मैं देखूं कि इंटर रिलेटेड टर्म्स जो यूज़ होती हैं तो डाटा साइंस बेसिकली इंसाइट्स प्रोड्यूस करती है, और अगर आपने जो मशीन लर्निंग सुना है तो ये ज़्यादातर प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कि इसने वो इंफॉर्मेशन भी बतानी है जो कि गिवन नहीं है और वो उसे प्रिडिक्ट कर देगा कि ये पॉसिबल ही हो सकता है। ठीक, ओके, सो जो पॉसिबल स्किल्स आपको चाहिए इन दोनों डोमेन्स के लिए, सो वो ये है कि डाटा एनालिस्ट इज समथिंग अ बिगिनर स्टेज और डाटा साइंटिस्ट इज द एडवांस स्टेज ऑफ इट। यू कैन स्टार्ट विद डाटा एनालिटिक्स, राइट, कि आपको एनालिटिक्स टूल्स का पता हो, आपको स्टैट्स आती हो, आपको डाटाबेस मैनेजमेंट आती हो, ठीक है, और इसके अलावा रेलेवेंट सॉफ्टवेयर जो इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हैं उनकी नॉलेज हो। ठीक, और लेकिन व्हेन यू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट इन एडवांस फॉर्म लाइक उसमें आपको डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, एआई का भी सारा पता हो अच्छे से। ठीक है, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव एक्चुअली शिफ्टेड देयर डाटा ऑन द क्लाउड, सो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया हो।
ठीक है। और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोई थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो, इसके अलावा डोमेन एक्सपर्ट नॉलेज भी आपके पास हो, ठीक। सो मैथ, स्टार्स, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बिगनर नॉलेज, इसके अलावा एआई, मशीन लर्निंग, दीज आर द क्रूशल। और कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, यानी जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आइदर इट कैन बी पाइथन और आर, और एसक्यूएल आपको डाटाबेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए डेफिनेटली वो कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए। इसके अलावा आपको डाटा क्लीनिंग के, रैंगलिंग के स्किल्स आने चाहिए। You should also have good communication skills as soft skill, but is required for you to be a good or successful professional. इसके अलावा जो डाटा विजुअलाइजेशन है, टू एक्चुअली हैव अ गुड स्टोरी टेलिंग स्किल, के डाटा से आप एक स्टोरी को जनरेट कैसे करवाते हैं, ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि ये डाटा है तो उसके लिए मैं कौन सा ग्राफ विजुअलाइज करवाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। सो डाटा विजुअलाइजेशन स्किल विच इज़ एक्चुअली necessary equally for both data analysis and data sciences, right? और इसके अलावा अगर आप बिजनेस डोमेन में डेफिनेटली मेजॉरिटी प्रोफेशनली यू हैव टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स, so you have to have actually business acumen for that. Okay, so moving on, there are a lot of types of data sciences, जिसमें रिग्रेशन आती है, क्लस्टरिंग है, एसोसिएशन एनालिसिस है, नॉर्मली डिटेक्शन है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स है। इसके अलावा डीप लर्निंग साइड पे भी ये जाता है। यहाँ पे हम टेक्स्ट माइनिंग या फीचर सेलेक्शन, इट्स लाइक each and every term is really a broad subfield of it, but classification, regression या अगर इसको हम जनरली देखें तो इसके इन सब के एल्गोरिदम्स, इनकी एप्लीकेशंस completely different है, right? जैसे एल्गोरिदम अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ, इट विल बी लाइक कि हम इसमें कैटेगरीज ले रहे हैं, राइट? तो अगर मैं टाइम सीरीज की बात करूँ, इट विल बी लाइक बाय टाइम क्या चेंज आ रहा है, जस्ट लाइक वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है, या मैं सेल्स की फोरकास्टिंग बाय टाइम देख रही हूँ कि इस मंथ में इतनी सेल हुई है और नेक्स्ट मंथ में क्या मतलब पॉसिबल सेल हो सकती है। सो दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज जो कि डिफरेंट टाइप्स हैं डाटा सेट की, डाटा साइंस की, राइट? क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, अनोमली डिटेक्शन, टाइम सीरीज, क्लस्टरिंग या फिर एसोसिएशन एनालिसिस, राइट? सो ये सब यूजुअली आप इनकी एप्लीकेशन वाइज जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, यू विल गो थ्रू ईच ऑफ दीज रिस्पेक्टिव एल्गोरिथम्स अकॉर्डिंगली। और अगर आप रोड मैप की बात करें, सो अभी के लिए लाइक आपको अब बहुत नेसेसरी है कि आप डाटा साइंस की जो ईडीए और मॉडल एवेलुएशन है उस पर आपको प्रोसेस की जो बेसिक्स हैं इनका पता हो, आपको कोर एल्गोरिदम्स के बारे में पता हो कि जो रिस्पेक्टिवली हमने भी देखे हैं कि टाइप्स एंड डाटा साइंस की डिफरेंट क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, एसोसिएशन और क्लस्टरिंग, इनके रिस्पेक्टिव जितने एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, यू शुड नो द मैथ्स एंड मैथमेटिक्स बिहाइंड इट एंड a little bit of mathematics, right? For the beginning, right? You should know कि ये क्या करते हैं, ठीक है, और कैसे आप किन किन यूज केस में ये अप्लाई होते हैं, इनके हर एक सेपरेट यूज केसेस हैं, ठीक है, और इनकी जो कॉमन एप्लीकेशंस हैं रिस्पेक्टिवली, यू हैव टू एक्सप्लोर देम एज वेल। ओके, सो रोड मैप के बारे में जो स्टार्टिंग है, यू विल स्टार्ट ऑफ कोर्स बाय पाइथन, ऑफ कोर्स विच इज़ ब्रॉडली यूज्ड। अगर आप पाइथन से फेमिलियर नहीं है, यू आर फेमिलियर विद आर, तो आर से भी इक्वली ऑलमोस्ट लेते हैं, लेकिन आर के बारे में ये है कि वो एक स्टैटिस्टिक्स कम्युनिटी से आई है, राइट? वो एक स्टैट की कम्युनिटी से, स्टैटिशियंस से आई है, जबकि पाइथन एक ब्रॉडर है बिकॉज इट्स नॉट ओनली यूजिंग बीइंग यूज्ड इन डाटा साइंस बट लाइक डेवलपमेंट दूसरी साइड पे भी लाइक इसका काम ज़्यादा है, ठीक है। तो आई विल आल्सो प्रेफर पाइथन फॉर डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस। इसके अलावा स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पर वर्क करेंगे, लेटर ऑन यू कैन बिल्ड अप सम स्किल्स फॉर पाइथन, एडवांस पाइथन एंड विजुअलाइजेशन, फिर उसके बाद आप लेटर ऑन मशीन लर्निंग या मैनिपुलेशन पे काम करेंगे, देन लेटर ऑन आप डिप्लॉयमेंट या फिर डीप लर्निंग करें सीवी पे। सो जब आप बेसिक स्किल्स सब ले लेंगे विद इन कपल ऑफ मंथ्स, देन ओनली यू कैन बी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। और इसमें इस स्टेप में जाते हुए मतलब मेक श्योर कि यू नेट हैव अ गुड नेटवर्किंग ऑफ पीपल, यू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल जिनका टारगेट भी उन्हीं इंटरव्यूज
की जो कंपनी की कैटेगरीज हैं उन्हीं में टारगेट करना है जो कि आपका है, राइट। तो तभी लाइक नेटवर्किंग इज हाईली क्रूशियल इन दैट, बिसाइड्स द फैक्ट कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी वर्क कर रहे हो, अपने जो पोर्टफोलियो है जो रेलिवेंट आपके पास गिटहब या जो भी आप प्रोजेक्ट्स अपने कर रहे हैं, ठीक है, आप वो मेंटेन कर रहे हैं, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स को मेंटेन कर रहे हैं, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जैसे आईकोड ग्रुप पे बहुत ज़्यादा लाइक हम जो दादा से चैनल है इंटरनेशनल हैकाथॉन उसका, उसमें हमेशा अपडेट्स दी जा रही होती हैं कि कौन से इंटरनेशनल हैकाथॉन है जिनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर देम एंड मेक श्योर टू कोलैबोरेट विद द इंटरनेशनल टीम्स। सो उससे क्या होगा कि आपको अपने लिंक्डइन के लिए रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी इंटरनेशनल पर्सनल से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर प्रोफाइल एज अ डाटा साइंटिस्ट। इससे ना सिर्फ ये पता चल रहा होगा कि आपकी एक्सपर्टीज है, आपको काफ़ी बहुत समझ आएगा, स्टार्टिंग पे नहीं भी आता बट लेटर ऑन यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, बल्कि इससे ये ज़्यादा ये भी साबित होता है कि आप टीम वर्क कर सकते हैं, लाइक यू कैन वर्क विद अ लॉट ऑफ डाइवर्स पीपल विच इज़ अ प्लस पॉइंट इन योर रिज्यूमे, राइट। सो जितने भी रिज्यूमे और प्रोजेक्ट्स हैं मेक श्योर यू डू दैम और ऑल, और उनको आप ऐड कर सकें रिज्यूमे में अपने, ठीक है, देन इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस एज अ डाटा साइंस प्रोफेशनल। So this is a brief roadmap. Of course, you can work more or less जो months लिखे हैं. I will not exert a lot of importance in it because they can be more or less. It depends upon your uh, expertise and basic knowledge you already have. But मगर ये जो basic steps हैं, you have to follow them accordingly as per my suggestion. Any questions? Yes, ma'am, I have a question. Yes. मैम, डाटा साइंस के लिए इंटरनेशनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना बेनिफिशियल है, क्योंकि इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में तो जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह साइड पे जाना होता है उनके लिए ज़्यादा बेटर नहीं है वो उस पे काम करें? इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाना आई बिलीव सबके लिए ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल हैकाथॉन्स एक तो लैब एआई या एआई के, ठीक है, ये एआई से रेलेवेंट ही है ना, लैब एआई में आपको एआई से रेलेवेंट ही मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप बिल्कुल डाटा साइंस की फील्ड में एक कैगल वगैरह के भी होते हैं, वो स्पेसिफिक उसके डाटा एनालिसिस टाइप के होते हैं, सो आप वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसलिए ज़रूरी है सारे हैकाथॉन्स कि इसमें आपको जो लेटेस्ट एडवांस, वैसे आप ट्यूटोरियल्स देख लेंगे, वैसे आप देख लेंगे कि लाइक में भी आप बुक पढ़ लेंगे, लेकिन अगर जब आप लेटेस्ट एडवांस जो टॉपिक्स हैं जो कि अभी इवॉल्विंग है उन्हीं में हैकाथॉन्स हो रहे होते हैं ना, उन्हीं में ही पार्टिसिपेशन हो रही होती है। सो यू विल एक्चुअली स्टे इन टच विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, नॉट ओनली दैट यू विल आल्सो लर्न अ लॉट देयर। और इसके अलावा आपको पता चलेगा कि दुनिया में दूसरे जब इंटरनेशनल वर्क जब आप काम करेंगे यू विल नो लॉट ऑफ थिंग्स जो कि वैसे आपको नहीं पता चलेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि दुनिया में कैसे काम हो रहा है, ठीक है। सो इंटरनेशनल हैकाथॉन्स इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपकी और बात जो को confirm करना चाहूँगा। जी जी। तो इसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स आप लेंगे, टीम वर्क है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, जब आपने वहाँ पे काम करना है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न। थैंक यू मैम। Yes, you can take a start. Yes, Sir Muhammad Hussain. Yes, you can take a start from beginning like data analysis. लेकिन क्योंकि कुछ हमने देखे ना, जैसे डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस के बहुत से स्किल्स कॉमन है, राइट। जैसे हमने भी यहाँ पे देखा था। सो अगर पाइथन है, डाटा क्लीनिंग और रैंगलिंग है, डाटा विजुअलाइजेशन है, ये तो दोनों में चाहिए, ठीक है। सो इफ यू आर वर्किंग विद डाटा एनालिसिस, राइट, एनालिसिस में अगर आप ये चीज़ें सीख रहे हैं देन इट विल बी हेल्पफुल टू एक्चुअली गेट एक्सपर्टीज ऑन डाटा साइंटिस्ट, टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, राइट। लेकिन डाटा साइंस के लिए जो स्पेसिफिक अगर आपने लाइक इट विल डिपेंड अपॉन योर करियर पाथ यू चूज, राइट। अगर आप डाटा साइंटिस्ट के स्पेसिफिक देखना चाह रहे हैं तो उसमें आपको इससे रेलेवेंट जो एआई के स्किल्स, मशीन लर्निंग, यू हैव टू एक्चुअली इम्प्रूव दैट एज वेल। अगर आपके पास, लेकिन मशीन लर्निंग पर डायरेक्टली जंप करने से पहले अगर आपको अगर पाइथन ही नहीं आती, सो यू विल मे नॉट बी गेट इनफ बेनिफिट फ्रॉम मशीन लर्निंग कि आप डायरेक्टली वहाँ से सीख रहे हैं। सो पहले ट्राई टू वर्क ऑन your programming language, try to work on the basic skill कि how you clean the data, how you do the data wrangling, and try to work on other data visualization skills. लेटर ऑन आप मशीन लर्निंग या एआई के जो दूसरे चीज़ें टूल्स वगैरह सीखेंगे तो वो आप इजीली ग्रैब कर लेंगे। इसके अलावा यस, मैम, मैं पूछना था कि मैथ्स और स्टैट क्यों
ज़रूरी है डाटा साइंस के लिए, वो लाइक कौन से स्टेप में डाटा साइंस की यूज़ होती है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स? हम्म ठीक है, तो जब हम डाटा साइंस में मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम्स लगा रहे हैं ना, बेसिकली वो मैथ पे बिल्ड है, राइट। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, राइट। तो मैथ के ही एल्गोरिदम्स हैं बैकएंड पे जो रन करते हैं और हम डायरेक्टली उन्हें इंपोर्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा स्टार्ट्स अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि स्टार्ट्स इज द ग्रामर ऑफ, ठीक है, डाटा साइंस, या फिर ग्रामर ऑफ साइंस। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगी कि उसमें डाटा का पैटर्न क्या, आप कैसे लेके चलेंगे। आपने बायसनेस रिमूव करनी है, आपने आउटलायर्स देखने हैं, आपने अपने डाटा में से अगर मीन, फर्ज करें अगर मुझे क्लास में एक क्लास है उसमें 60 बच्चे हैं, ठीक है, मुझे अब उनके रिजल्ट आया तो मैं कैसे बताऊंगी कि भाई एवरेज नंबर। मुझे अगर कोई पूछे कि एवरेजली मतलब मतलब अगर एक मुझे बताना पड़े ओवरऑल रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास को कि इतने नंबर आते हैं इस क्लास में, तो मुझे एक डिजिट चाहिए। सो मुझे एक मीन वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, मुझे एक एवरेज वैल्यू चाहिए होगी। तो ये एवरेज वैल्यू जो मैं निकालूंगी उस क्लास की सारे नंबर्स को डिवाइड मतलब ऐड करूंगी कि जितने जितने हर स्टूडेंट ने नंबर लिए, ठीक है, उनको ऐड किया, और जितने स्टूडेंट थे टोटल अगर 60 थे तो 60 से डिवाइड करके आपस में इनके मार्क्स को ऐड किया और उससे डिवाइड किया 60 टोटल काउंट से, ओनली देन आई विल गेट एवरेज, राइट। तो ये एवरेज क्या किया, ये स्टार्स स्टार्स अप्लाई किया ना मैंने, ठीक है। स्टार्स किसी भी डाटा को इंसाइट्स मुझे निकालनी है तो मुझे उसमें स्टार्स चाहिए, मुझे उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, मुझे लाइक वो सारी उसके लिए मुझे स्टार्स चाहिए, ठीक है। सो स्टार्स इज बेसिकली क्रूशियल इन इट, लेकिन इट्स नॉट समथिंग इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके मैम। मैं आपके पास थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा। बेसिकली डाटा साइंस में हमारे पास होता क्या क्या, हमने ना डाटा में से इनसाइट्स निकालनी होती है। हमारे पास डाटा एनालिसिस के थ्रू आप डाटा को रेडी तो कर लेते हैं, उसमें से डाटा को प्रिपेयर कर लेते हैं, विजुअलाइज भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें से जो इनसाइट्स हैं, जो हमें रिजल्ट्स चाहिए इन डाटा साइंस को यूज करते हुए हमें जो इनसाइट्स निकालने, उसके लिए हमें स्टैट्स की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम स्टैट्स के फॉर्मूलाज यूज करते हैं या मुख्तलिफ मेथड्स यूज करते हैं, जिसके जो हमारा ना मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरफ मूव ऑन कर जाता है कि हमने जो डाटा रेडी किया है उसमें से जो इनसाइट्स कैसे निकालनी है हमने। बेसिकली डाटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है कि हमारे पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा उसमें से कुछ ना कुछ इनसाइट्स निकालनी है आपने। तो जब तक आप उस स्टैट्स को यूज नहीं करते ना, आप डाटा मतलब कि एक इंटेग्रल पार्ट है स्टैट्स आपके पास, और जब तक आप स्टैट्स को यूज नहीं करते तब तक आप डाटा साइंटिस्ट अच्छे नहीं बन सकते। आपके पास स्टैट्स का नॉलेज, एक बेस्ट अच्छा नॉलेज होना चाहिए स्टैट्स का, ताकि डाटा में से जो इनसाइट्स निकालनी है वो किस मेथड से निकालनी है ये आपको पता होना कि उसमें मैथ यूज होती है। हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन, डिज एंड लॉस रिग्रेशन, मुख्तलिफ मैथ की इक्वेशन यूज होती हैं, जिसको यूज करते हुए हम उसमें से डाटा में से इंसाइट्स निकालते हैं। तो इसके लिए डाटा साइंस के लिए हमारे पास ये जरूरी है। अस्सलाम एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिजवान। मैं यहाँ एरिया से हूँ और मैं और डॉक्टर जफर हम साथ हैं अभी। तो थैंक यू वेरी मच मैम जरताशिया और थैंक यू उसामा, सर। आप लोगों ने अच्छा हैंडल किया और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। दरमियान में तो एक दो दफ़ा सिग्नल डिस्कनेक्ट हुए थे तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन ओवरऑल बहुत आपने बेहतर पढ़ाया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मैम पढ़ा रही थी ना, मतलब अगर आप यहाँ सिलिकॉन वैली में यूएस में तो लोग इसी तरह पढ़ाते हैं। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह वो पढ़ा रही हैं, यहाँ पर भी आपको इसी तरह के ही लोग मिलेंगे, इसी लेवल के लेक्चर्स होंगे। तो आप लोग लकी हैं कि मैम जरताशिया और ये उसामा आप लोगों को इस तरह गाइड कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो मैम थैंक यू वेरी मच। और चूंकि आज थैंक यू हमारे सर। जो स्पीकर थे वो नहीं आ सके, उनको जिस तरह पे शुरू में ही बताया था मैम मुस्कान ने कि उनको कोई पर्सनल रीज़न थी उनकी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, तो वो नेक्स्ट टाइम आएंगे। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा उसको हैंडल किया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं और डॉक्टर जफर यहाँ इकट्ठे ही बैठे हुए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है हाईकोर्ट गुरु के बारे में, बाहर आने के बारे में, तो बिल्कुल पूछिए। हम यहीं पर हैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए। बिल्कुल जी, अनम्यूट योरसेल्फ, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, इट इज योर टाइम टू आस्क। सर, स्कॉलरशिप के चांसेस इंक्रीज करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए?
अभी आप किस सेमेस्टर में हैं? सर आई एम इन सेकंड सेमेस्टर राइट नाउ। सेकंड सेमेस्टर। तो स्कॉलरशिप में जो आपका पूरा कैरियर पाथ होता है उसमें पहला स्टेप होता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, राइट? कि प्रोफेसर के पास कई 100 CV आया है एक पोजीशन के लिए और उसमें से वो 10 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करता है और आप उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाए। दूसरा स्टेप होता है कि प्रोफेसर आप जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए, प्रोफेसर इंटरव्यू करे तो फिर आप सिलेक्ट भी हो जाएं और ऑब्वियसली आपका कंपटीशन होगा अमेरिकन कैंडिडेट से, यूरोपियन से, इंडियन से, चाइनीज से, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड उनके इंस्टीट्यूशन है, उनके कैंडिडेट से। फिर इससे भी नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जब यहाँ पे अगर आ भी गए हैं किसी तरीके से तो आप यहाँ पे वर्ल्ड क्लास कंपटीशन होता है, तो आपने यहाँ पे MS में अच्छा परफॉर्म करना है। तो जो पाकिस्तानी मीडियोकर स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ये। और फिर उसके बाद स्टेप ये होता है कि आप जब यहाँ से मास्टर कर लें अच्छा, तो आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लें, एप्पल में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में। तो आई कोड गुरु पे हम ये सारे स्टेप्स के लिए तैयार करते हैं स्टूडेंट्स को। सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी अलग-अलग है। तो अभी आपको ये करना चाहिए कि 6 सेमेस्टर तक जो गूगल के इंटरव्यू की तैयारी है वो आप पूरी कर लें। वो अगर अभी आप लगाएं, सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि आपको 70 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी की जब गूगल में चाहिए, तो उसके लिए आपको अभी से छठे सेमेस्टर तक अगले 2 साल तक फोकस करना चाहिए उस पर। और वो सारे ओपन क्वेश्चन आई कोड गुरु पे हम सारा साल उसकी प्रेपरेशन करवाते हैं। और उसकी प्रेपरेशन में ये है कि आप 200-300 सवाल करें, लेकिन कम से कम उनमें से 50-60 सवाल आप क्लास में प्रेजेंट करें। और फिर आप आफ्टर 6 सेमेस्टर आप IELTS और GRE करें और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है 1 साल पहले। और उसके बाद फिर आप जब डिग्री खत्म हो जाए तो आप स्कॉलरशिप पे अमेरिका आ जाएंगे। तो अभी छठे सेमेस्टर तक आपको कम से कम 1 घंटे एक जूम सेशन में आना चाहिए हमारे में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी हो जाए स्मूथली। और दूसरा, आपको महीने में एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में लाजमी जाना चाहिए। कभी एज अ पार्टिसिपेंट जाएं, कभी एज अ मेंटर जाएं, कभी एज अ जज जाएं। तो इस तरह अगले 2 साल में आपके 24 इंटरनेशनल इवेंट्स आपके CV पे ऐड होने चाहिए, 24 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जिसमें अपने 24 इंटरनेशनल टीमों के साथ काम किया हुआ है। और आपकी गूगल की तैयारी पूरी हो तो आई थिंक यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। अदरवाइज आप तुक्के से एक आधा स्टेप तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फंस जाएंगे। मसलन सर हम आप गूगल इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं? क्या चीज? गूगल इंटरव्यू की तैयारी सर हम कहाँ से कर सकते हैं? आई कोड गुरु पे हम दिन में 12 घंटे गूगल इंटरव्यू की ही तैयारी करवाते हैं। हमारे इसमें 4 सेशन चल रहे हैं लीड कोड के, कोडिंग के। उन उनमें से किसी भी सेशन में आ जाए आपकी गूगल की तैयारी होना शुरू हो जाएगी। गूगल में दुनिया की टॉप की कंपनीज, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इस लेवल की कंपनीज। ओके सर। सर इसमें मैं एक चीज प्रोफेसर सर आई अच्छा, क्वेश्चन। एक मिनट, मैं थोड़ा सॉरी मैं एक चीज ऐड करूंगा कि ये जो आपका जो पहला स्टेप होता है ना कि आपकी CV रेज्यूमे वो पिक हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हंड्रेड्स ऑफ CVs में से एक प्रोफेसर 3, 4 या 5 CV सेलेक्ट करते हैं, इससे ज्यादा वो सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ना, इतने लोगों को वो इंटरव्यू तो नहीं करेंगे। तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, कि आपका रेज्यूमे इतना अच्छा हो कि कोई उसको देखे तो वो कहे कि मैंने इससे बात करनी। ये सबसे जो मेजर ब्लॉकेट आता है वो यहाँ पर आता है। तो उसमें देखे ना, अगर आपने बैचलर्स किया है पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से, नस्ट से भी किया, तो यहाँ पर लोगों को नस्ट का भी इतना नहीं पता। तो किसी और से किया तो फिर तो और भी आपकी चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। फिर आपका GPA अगर 4 नहीं है, 3.9 नहीं है, तो चांसेस और कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें यह है कि फिर जो मुख्तलिफ चीज़ें जो आई कोड गुरु करता है, जिस तरह आप स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें आए कि प्रोफेसर आपको पिक कर सके। जिसमें ये इंटरनेशनल हैकाथॉन्स हैं, जिसमें कोडिंग कंपटीशंस हैं, जिसमें वॉलंटियर टीचिंग है, जिसमें लेक्चर्स हैं। ये वो सारी चीज़ें जो आपके रिज्यूमे को इम्प्रूव करती हैं, उस लेवल तक लेके आती हैं। जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स जो भी हैं इस साल भी जो अप्लाई कर रहे हैं, कि प्रोफेसर आपकी रिज्यूमे देख के एक दफा आपको रिप्लाई बैक करता है। ठीक है, आगे तो फिर फर्दर स्टेप्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपका प्रोफेसर इज रेडी टू टॉक टू यू। क्योंकि उसके पास तो सारी दुनिया से CV आएंगे ना, वो इंडिया से भी आएंगे, चाइना से भी आएंगे, यूरोप से भी आएंगे, अमेरिका से भी आएंगे। तो आप उस लेवल पे जाएं कि वो आपको पिक कर सके। तो इसमें दैट इज वेयर
ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जो कोर्सेज हम रन करते हैं, जो कोडिंग कंपटीशंस में लेके जाते हैं, हैकाथॉन्स में लेके जाते हैं, वो सारी चीज़ें उसकी इसमें हेल्प करती हैं। चलिए ठीक, सॉरी आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे, प्लीज पूछिए। यस सर, मैं यही क्वेश्चन कर रहा था जो अभी आपने बात की है, तो इट्स आंसर्ड नाउ। अच्छा चलिए सही है, ठीक है। वो जिस तरह हम कहते थे ना, मतलब मैं जब पाकिस्तान में था तो आर्मी में जाने के लिए क्या चीज़ है, आर्मी में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आईएसएसबी क्लियर करें, ठीक है। तो आईएसएसबी के बाद ना और बड़े स्टेप्स होते हैं, मेडिकल होता है, फिर आप पीएमए चले जाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग हो रही होती है, मतलब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने आईएसएसबी क्लियर करनी, ठीक है। इसी तरह ये जो है ना, बाहर आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका रिज्यूमे इस काबिल हो कि लोग आपसे बात करें, लोग आपको इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि हम जो यहाँ फोकस करते हैं वो सिर्फ ये तो नहीं करते ना हमारे स्टूडेंट्स कि आप सिर्फ यहाँ पर आए। बेसिकली ये कि प्रोफेसर आपको ना सिर्फ एडमिशन दे बल्कि वो आपको फंडिंग दे, वो रेडी हो कि आपको अगले वो कुछ साल 3-4 साल 5 साल वो आपको फंडिंग देगा और आपके साथ काम करेगा। जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मैंने ना आज ज्वाइन किया है इसको, आई कोड गुरु को। मेरा को क्वेश्चन है एक, अगर एमएस का कोई स्टूडेंट हो तो उसको नेक्स्ट क्या करना चाहिए? मतलब पीएचडी वाली साइड पर या प्रोजेक्ट्स डाटा साइंस की फील्ड में। लेकिन अगर किसी कंपनी के साथ काम पहले ना किया हो लेकिन इस पर काम किया हो, एकेडमिक लेवल पर थीसिस वगैरह इसी फील्ड में किया हो, फिर क्योंकि मैं ना इस चीज पे बड़ा कंफ्यूज हूँ नेक्स्ट। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी में आप? मैंने यूएमटी से किया, यूनिवर्सिटी अच्छा ऑफ अच्छा, मैनेजमेंट पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में, से। बिल्कुल। अच्छा, आपने पाकिस्तान से अगर 10 मास्टर भी कर लिए हैं ना, जी तो अमेरिका आपने मास्टर करने ही आना है, ठीक है। तो अमेरिका जी में आप जिस जिस भी बंदे ने आना है उसने अमेरिका अमेरिका और यूरोप का जो मास्टर है उसमें डिफरेंस है 10:20 का, 10-20 का फर्क होता है, 19-20 का फर्क नहीं होता। तो जो चीज आपको अच्छा प्रोफेशनल बनाती है, पढ़ा लिखा बनाती है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स का मास्टर प्रोग्राम, पहली बात। और दूसरा, अमेरिका में अगर आप डायरेक्ट पीएचडी में आएंगे भी सही तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते, आप टेक्निकली उतनी अच्छी नहीं होंगे। तो आपने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मास्टर में लर्न कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पे जब भी प्रोफेसर से बात बताएं तो आप कहें कि मैं पीएचडी, हम जो प्रोग्राम होता है उसमें भी पहले 2 साल का कोर्स वर्क होता है, और उसी कोर्स वर्क पे ही कुछ लोग एंड करके तो मास्टर की डिग्री ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे पीएचडी होती है तो वो भी मास्टर लीडिंग टू पीएचडी होता है। कुछ लोग बीच में मास्टर की डिग्री ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते, ठीक है। एंड दैट इज द प्रॉपर पाथ फॉर यू एंड फॉर एवरीबॉडी। अस्सलाम जी वालेकुम सर। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अभी जैसे सर ने डिस्कस किया कि रिज्यूमे इज द मेन पार्ट, तो मैं इसी में ही चैलेंज फेस कर रही हूँ, लाइक लिंक्डइन के थ्रू जहाँ पे भी कंपनीज में अप्लाई करती हूँ, सो जस्ट फेसिंग रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट द मेन पॉइंट दैट वी शुड mention in our resume, like मैंने हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट किया, आई एम आल्सो द विनर ऑफ वन हैकाथॉन, तो वो भी चीज मैंने मेंशन की हुई है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी, वॉलंटियरली वर्क है वो भी, एंड माय जीपीए इज आल्सो 3.91 out of 4, so all the things that I mentioned, but लेकिन क्या मेन चीज है जो हम मेंशन करें, जिसको हाईलाइट करें, that we can stand सर out? सर रिजवान इसका जवाब देते हैं, मैं सिर्फ एक जवाब दूंगा कि आप अमेरिका में नहीं बैठे हुए, आप अमेरिका आ जाए, आपको हाथों हाथ किया जाएगा। चलें सर, आप दें जवाब। देखिए इसमें जो हम जब स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं ना, तो रिज्यूमे आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन रिज्यूमे किसी ने खोलना भी तो है ना। मैं अभी एक वो क्योंकि मैं नर्स पे हूँ तो नर्स के साथ भी हम थोड़ा सा काम करता हूँ। वो उन्होंने एक स्टूडेंट के साथ मुझे कहा आप इसको मेंटर करें, भाई वो स्टूडेंट बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, उसको उसकी 3 पब्लिकेशंस हैं इस वक्त,
मतलब बैचलर लेवल पे प्रोजेक्ट में यूएस के साथ उसने किसी नर्स के प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेट किया, उसकी 3 पब्लिकेशंस हैं और उसका जीपीए बहुत अच्छा है, और वो मुझे कह रहा था कि मुझे तो प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते। तो बात यह है कि इसमें ये चीज होती है कि जब आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं ना, तो आपकी ईमेल इस तरह होनी चाहिए कि प्रोफेसर रिज्यूमे क्लिक करे। अगर देखिए मुझे इस वक्त कहीं से एक रिज्यूमे आता है कि रवांडा की एक मतलब यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट है, तो मैं तो पहले ही पहले ही मेरा इंप्रेशन होगा कि नहीं यार, मतलब ये एक स्टूडेंट क्या, मतलब मैं टेंड नहीं होगा कि मैं क्लिक करूं क्योंकि इट्स अ टाइम, राइट? आपको टाइम लगेगा जब आप एक रिज्यूमे खोलेंगे, ठीक है? तो वो टाइम आपने प्रोफेसर से लेना है। तो आपका प्रोफाइल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपको रिप्लाई जरूर आने चाहिए। तो आप जिस तरह, अब ये है ना कि जब आप ईमेल लिखती हैं प्रोफेसर को, उसके सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है आप लिख दें, सीकिंग अ पीएचडी पोजीशन, सीकिंग अ मास्टर्स पोजीशन, मतलब उसमें अब ये सब्जेक्ट तो हर एक का होगा। उसके बाद आप लिखें हाउ आर यू डूइंग, होप यू आर वेल, आई एम दिस। अब इस चीज को हमने कंपैक्ट करना होता है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जानी होती है, ठीक है? तो जिनके जब मैं इस तरह की कोई भी ईमेल लिखता हूं, मैं तो ये नहीं लिखता हाउ आर यू, मतलब ये तो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई नो आई डोंट मीन इट, राइट? तो मैं ये चीज क्यों लिखूं जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है? तो आपने कंपैक्ट ईमेल लिखनी होती है। मतलब अगर आप 2 पेजेस की ईमेल लिख देंगे तो प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 पेजेस की ईमेल पढ़ेगा। वो पढ़ेगा अगर आप आईआईटी इंडिया से हैं, ठीक है? वो पढ़ेगा अगर आप एमआईटी से हैं, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी अननोन है, तो वो इतना टाइम नहीं लगाएगा जनरली कि वो उसको देखे, ठीक है? तो उसके सिलसिले में ये है कि ये अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है। वो पहला क्लिक कि वो, मतलब आप देखिए ना, इट्स अ प्रोसेस कि वो आपकी ईमेल खोले, पहले सब्जेक्ट ऐसा हो कि वो ईमेल खोले, उसके बाद ईमेल की इनिशियल लाइंस ऐसी हो कि वो थोड़ा सा आगे पढ़े, वो पहली ही लाइन देख के ईमेल डिलीट ना कर दे। तो वो प्रोसेस है, लेकिन आप अपनी ईमेल शेयर करें हमारे साथ, मेरे साथ, कि आप किस तरह अप्रोच कर रही हैं। तो वो फिर उसको उसको देखते हैं। मतलब आपका माशाल्लाह प्रोफाइल अच्छा है, इस प्रोफाइल पे क्यों नहीं आपको तो अब तक आपके पास कोई एडमिशन ऑफर होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल मुझे, आप डॉक्टर जफर को, मुझे, या आप ये जो स्लैक पे चैनल पे आप शेयर करें कि आप किस तरह अप्रोच कर रही हैं। All right, sir. All right. Thank you so much. थैंक यू। अच्छा, इसमें मैम जो मैंने चीज नोटिस की है कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं है। जो एक चीज आप इम्प्रूव कर सकते हैं कि लिंक्डइन में हफ्ते में कम से कम एक पोस्ट जरूर लगाया करें, ताकि लिंक्डइन के एल्गोरिदम को लगे कि आप इस डोमेन से ताल्लुक रखती हैं। लिंक्डइन का एल्गोरिदम आपकी फिर पोस्टें शो करना शुरू करेगा रिक्रूटर्स को, प्रोफेसर्स को। उनकी फिर वॉल पे आपका फेस नजर आना शुरू होगा, फिर उन्हें आपका चेहरा याद रहना शुरू होगा। तो ये परसेप्शन बड़ी जरूरी होती है। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो प्रोफेसर को तो ये भी नहीं पता, या रिक्रूटर को ये भी नहीं पता कि आपको इंग्लिश बोलना और लिखना आती है कि नहीं आती, क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं इसलिए। डज इट मेक सेंस? Yes, right, sir. तो जिस तरह अभी हमारे कुछ मॉडरेटर्स हैं, ये क्लासें पढ़ाते हैं, तो ये लिंक्डइन पे लगाते हैं कि मैंने ये क्लास पढ़ाई है, और साथ वीडियो लिंक देते हैं क्लास का कि इस टॉपिक पे मैंने बोला है। वो ये देखें, और अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली ऐसे काम करता हो तो दुनिया को लगेगा भाई दुनिया में काम तो यही कर रहा है। क्यों? जब वो अपनी लिंक्डइन ओपन करेंगे तो उन्हें वही बंदा नजर आएगा, उसी बंदे की पोस्ट नजर आएगी। कभी वो हैकाथॉन में जा रहा होगा, कभी वो मेंटर होगा, कभी वो पढ़ा रहा होगा, कभी वो किसी की पोस्ट पे कमेंट कर रहा होगा। तो लिंक्डइन, आप दुनिया में उतना ही एग्जिस्ट करते हैं जितना आप लिंक्डइन पे एक्टिव हैं। टेक्निकल वर्ड में अगर आप वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो अगर आप वहां नहीं है तो किसी को नहीं पता कि आप एग्जिस्ट करते हैं। डज इट मेक सेंस? तो ये एक चीज है मेरे ख्याल से जो आप इंप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज यस आई नो आपको प्रोफाइल काफी अच्छा है। तो बस एज अ Yes, sir. मेंटर जाना शुरू करें, हैकाथॉन्स में एज अ जज जाना शुरू करें, महीने में कम से कम एक इवेंट में जाए। आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है? Sir, I didn't check. अच्छा, आपकी टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट से ऊपर होनी चाहिए। दिन में कम से कम आधा घंटा उसके लगाएं। ये देखें, ये भी आपको ना पहला चैलेंज आ रहा है। इससे भी बड़ा चैलेंज उससे होता था जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप तैयार नहीं होते, और वो बंदा सोचता है Right. कि यार, देखें, मैं अगर किसी रिवांडा के बंदे का सीवी चेक करूँ और बंदा मीडियोकर सा हो, तो मैं उससे बात करने के बाद क्या सोचूंगा कि गलती होगी, दोबारा नहीं करूंगा। आई शुडंट हैव डन दैट, राइट?
तो आपका ये चीज होनी चाहिए कि जब कोई बंदा आपसे बात करे तो आपको बात भी करना आती हो, आपसे सस्टेन कर सके। थीम ये है कि कोई बंदा किसी के लिए ये नेकी म्यूट कर कर रहा दें सर है को, और जो नेकी रिसीव करने वाला है वो मिस्टेकन मेरे ऑन होगा सर इज़ान का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आई कोड की साइड पे ये जो आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है, ये पाकिस्तानी टाइम है, 6 PM 7 आई PM? बिल्कुल, आई कोड की हर चीज पाकिस्तानी है। ठीक है सर, इस पे ये मुख्तलिफ कोर्सेज अभी जा रही है, वर्ड प्रेस का भी है, मशीन लर्निंग भी है, आईएलटीएस भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर हमारे तो फेसबुक सर पेज ये पे हैं तो आपको बैच रिकॉर्डिंग भी सबकी मिल जाएगी। सर बैच स्टार्ट कब से हो रहे हैं? अब अगर अभी हम मिड से स्टार्ट करें तो फिर तो हमें समझ नहीं आएगी, ये बैच स्टार्ट कब होते हैं? किस आपको किसने कहा कि मिड से स्टार्ट करने से समझ नहीं आपको? सर मेरा किसी आइडिया है। सब्जेक्ट जब आपने चलना शुरू किया था तो आपने चलने की नई क्लास ली थी या खुद ही चलना शुरू कर दिया था? किसी क्लास में गए तब चलने के लिए? चलना ह्यूमन की लाइफ में चलना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, इसमें 350 बॉडी मसल यूज होते हैं। तो चलना आपने कैसे शुरू किया था? यू जस्ट खुद ही ट्राई सर। स्टार्टेड ट्राइंग इट। आपने ट्राई करना शुरू कर दिया था। तो क्लासों में जाएं, एक भी दिन जाया ना करें, एक भी मिनट जाया ना करें, क्लासों में जाएं एंड मेक इट हैपन। क्लास में पार्टिसिपेट करना शुरू करें, महीने बाद आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आप ये वेट करेंगे कि आपके लिए स्पेशल नई क्लास स्टार्ट होगी फिर आप आएंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी नहीं आएंगे, क्योंकि 3 दिन बाद आप भूल चुके होंगे, आपको कोई और काम याद आ जाएगा। दिस इज हाउ यस पीपल सर, फेल यू इन आर लाइफ। राइट। दिस इज हाउ पीपल फेल इन लाइफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। सर क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हम इस स्टेज पे बैचलर्स के टाइम पे फ्रीलांसिंग वाली साइड को थोड़ा एक्सप्लोर करें अपनी साइड अर्निंग वगैरह के लिए, या फिर हम कोडिंग कॉम्पिटिशन वगैरह पे ज्यादा फोकस करें? फ्रीलांसिंग बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कुछ बच्चे ना, आप अगर नॉर्मल फैमिली से हैं तो कुछ बच्चे ना 5वीं के बाद बिजनेस में चले जाते हैं या वालद की दुकान पे बैठना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उन्हें आता जाता कुछ नहीं आता, वो पास हो रहे होते हैं सिर्फ। तो फ्रीलांसिंग इज फ्रीलांसिंग टेक्स यू टू अल्टीमेट फेलियर बोथ एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कंट्री। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल डिजास्टर हुआ है इसमें जो मेजर रोल है वो फ्रीलांसिंग का है। रीजन क्या है कि फ्रीलांसिंग चीप बहुत होती है, इट इज अ चीप लेबर। फ्रीलांसिंग में कभी आपको इतने पैसे नहीं मिलते कि आप अच्छा घर ले सकें, अच्छे जगह रह सकें, अच्छा काम कर सकें। डज इट मेक सेंस? तो इसी तरह इंटर्नशिप भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपने अगर आपके पास 3 महीने हैं, 90 डेज हैं, तो आप 3 महीने की इंटर्नशिप करने के बजाय जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया होता, आपको चाहिए कि आप 3 डेज की 30 इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाएं, जिसमें आपने 30 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे 30 इंटरनेशनल टीम के साथ काम किया होगा। ठीक है? ओके सर। तो ये मेरे थोड़े सख्त रिमार्क्स हैं, लेकिन मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों में, जब वो डिग्री के बाद फेल होना शुरू होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में और उनके साथ वाले आगे निकल जाएंगे, तो दे विल अंडरस्टैंड व्हाट दे वर डूइंग रॉन्ग। सर बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए अगर बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा हो? बिल्कुल, मैंने एग्जांपल दी ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कुछ लोग 5वीं के बाद ना बाप की दुकान पे बैठना शुरू कर देते हैं। तो यू ओनली हैव फाइनाइट एनर्जी। अगर आप 100 देखें, अगर आपके पास 100 रुपया है, आप 100 का 100 रुपया अपने कैरियर पे लगाएं तो कैरियर में आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप 100 में से 20 रुपये कैरियर पे लगाते हैं और 80 रुपये कहीं और लगा देते हैं तो कैरियर तो आपका पीछे रह जाएगा। तो ये जो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आती, इससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएशन है, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट है, वो एक पैथेटिक किस्म की होगी। मैं आपको बता देता हूँ, एक बंदा जो गूगल के लिए भी तैयारी करे तो 90% से भी ज्यादा चांस है कि गूगल में चला जाएगा। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ आप सब में से। और उसकी सैलरी होगी, स्टार्टिंग सैलरी 60-70 लाख रुपए। और जो बंदा तैयारी नहीं कर रहा उसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 60-70 हज़ार रुपये। और ये गैप
लाइफ में साथ साथ बढ़ता रहेगा। और जो जिस बंदे ने ड्यूरिंग स्टडीज गूगल की तैयारी नहीं की, मोस्ट प्रोबेबली वो पूरी उम्र गूगल में नहीं जाएगा, क्योंकि गूगल में जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, जो कि आपको स्टडीज के बाद नहीं मिलता। तो ये जो 4 ईयर की डिग्री है, ये फुल टाइम डिग्री है। ये जो डिजाइन की है जब एजुकेशनिस्ट ने, तो ये पूरे के पूरे 4 साल है कि 4 साल आपने पढ़ना है। अगर आप इसे पार्ट टाइम बनाएंगे तो आपको रिवार्ड भी पार्ट टाइम वाला मिलेगा। दूसरी बात, ओलंपिक्स में दुनिया सिर्फ उसे याद रखती है जो विन करता है मेडल। जो एक माइक्रो सेकंड से भी पीछे रह गया ना, उसको कोई नहीं पूछता। तो आपने गूगल के अंदर जाना है, आपने उन लोगों में से नहीं बनना जो गूगल के करीब पहुंच गए थे लेकिन अंदर नहीं जा सके। तो इसलिए अगर मुझे जिंदगी दोबारा मिले तो मैं तो शायद 4 साल की डिग्री के अंदर किसी की शादी में भी ना जाऊं, किसी के और इवेंट्स में भी ना जाऊं, किसी की बर्थडे में भी ना जाऊं। मैं जिस तरह लोग 12 घंटे दिन में CSS की तैयारी करते हैं, मैं उस तरह सी गूगल की तैयारी करूंगा, एंड देन आई विल गो टू गूगल एज अ किंग। फिर मेरे पास मल्टीपल जॉब ऑप्शन, बोथ PhD के लिए भी और जब जॉब करूंगा जॉब के लिए भी। और आई कोड गुरु, जिस बंदे ने जो काम करना है, तो आई कोड गुरु इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। हमारे प्लेटफॉर्म का पर्पज ही ये है, टू मेक यू टॉप क्लास प्रोफेशनल्स इंटरनेशनली, नॉट लोकली। Okay, sir. Thank you very much for your guidance. वेलकम जी। होपफुली आपको कुछ ना कुछ बातें समझ आई होंगी, कुछ बातें आपको कुछ कुछ सालों बाद समझ आ जाएंगी, जो भी नहीं आएंगी। ठीक है। तो दूसरी चीज कि गाइडेंस उससे लें जो उस जगह बैठा हुआ हो जहां आप जाना चाह रहे हैं, एटलीस्ट उसे रास्ता पता होता है। उन लोगों से गाइडेंस ना लें जो खुद कहीं नहीं पहुंचे हुए, यस क्योंकि सर, उन्हें जो पता ही नहीं है कि अचीवर जाना हो। कैसे है। ठीक है जी। नेक्स्ट सर, यू क्वेश्चन आर किस आल्सो टॉपिक? मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ जी, अगर आपने डिसाइड कर लिया तो फिर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, लोग कम है इस वक्त दुनिया में। तो देन ऑब्वियसली इंशाल्लाह सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। आज मेरा फर्स्ट मेरी क्लास थी तो वो मैं ज्वाइन की थी। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी और जी पूछें। सर अब यूएस के लिए इंग्लिश स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान के बिल्कुल लिए भी नहीं जो चाहिए, लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये आपको किसी ने झूठ बोला है। आपकी इंग्लिश स्किल्स जरूरत से ज्यादा अच्छी हैं। जो बंदा, अगर किसी बंदे का अपने कैरियर का सत्यानाश करना है, किसी को कैरियर में नाकाम करना है, तो उसे पता क्या कहें, उसे कहें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो। पूरी अच्छा पाकिस्तानी कौम इस यही काम कर रही है। सर इतनी आई भी कोड चल गुरु जाएगी? उर्दू में आई चलेगी नहीं, दौड़ेगी। योर अच्छा इंग्लिश इज सर। बेटर देन एवरेज इंग्लिश इन सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में जो 90% इंजीनियर है, उनसे आपकी इंग्लिश पहले ही अच्छी है। पूरे पाकिस्तानी को अच्छी होती है। हाईकोर्ट गुरु की सक्सेस का राज ही ये है कि हम उर्दू में बात करते हैं। अगर इंग्लिश जरूरी होती तो मैं यहाँ पे इंग्लिश बोल सकता, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है। ठीक है, क्योंकि मैं तो थैंक यू यहाँ सो पर मच सर। सिलिकॉन वैली में हूँ। तो आपको ये किसी ने गलत बताया कि इंग्लिश चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ 500 सवालों की लिस्ट है। गूगल कहता है वो 500 सवाल करके आओ, मैं तुम्हें रख लूंगा। बाकी तुम्हें मुंह नहीं धोना आता, गूगल मुंह धोना सिखा देगा। बात नहीं करना आती, गूगल बात करना सिखा देगा। टेक्निकल चीजें नहीं आती, गूगल वो भी सिखा देगा। वेब डेवलपमेंट की टीम में जाना, वेब डेवलपमेंट नहीं आती, गूगल वो भी सिखा देगा। आपने सिर्फ रीड कोड कर, जो कि कोड गुरु करवा रहे हैं। तो ये बात सबके लिए कि प्लीज एक भी मिनट इंग्लिश पे जाया ना करें। सिर्फ टाइम लगाएं कोडिंग के ऊपर, बस। इंग्लिश बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे जितने स्टूडेंट अमेरिका आए हैं, किसी की कोई पब्लिकेशन नहीं थी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आए हैं। हमने कभी किसी के साथ इंग्लिश नहीं थी बोली। हाँ, हफ्ते में जब आप हर महीने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाते हैं, तो वो 3 दिन आपने इंग्लिश की टांगे तोड़नी होती हैं, तो वो एनफ हो जाता है प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे स्टूडेंट इंग्लिश प्रोफेसर्स को इंटरव्यू देते हैं, और वो प्रोफेसर अमेरिकन स्टूडेंट को छोड़ के, यूरोपियन स्टूडेंट को छोड़ के, इंडियन स्टूडेंट्स को छोड़ के हमारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं। दे आर सो गुड। और हमारे एक स्टूडेंट को पिछले साल 3 स्कॉलरशिप मिले। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिला। ओपन स्कॉलरशिप कोटा बेस यहाँ पे मिलते हैं, फुल ब्राइट वगैरह। ओपन स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलते किसी को। तो हमारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि हम तैयारी ठीक करवा रहे हैं। ठीक है, डज इट मेक सेंस? यस सर, थैंक यू।
ये सर कोई आपने और ओपन स्कॉलरशिप का जिक्र किया था, तो ओपन स्कॉलरशिप में और वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। हम किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की मिसालें लें। लेट्स सपोज हम मिसाल लेते हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी की। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में लेट्स सपोज किसी डिपार्टमेंट में 200 सीटें हैं, ठीक है। 2-4 सीटें कोटा बेस भी होती हैं, ऐसा ही है। यस सर। मसलन आर्मी के लिए 2 सीटें होंगी, मैंने एग्जांपल दे दी। रेलवे के लिए 1 सीट होगी, ठीक है। तो ये जो बाकी 200 सीटें हैं ना, ये ओपन है। वो जो 2-3 सीटें हैं ना, वो कोटे वाली हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में लाखों, तकरीबन मिलियन के करीब स्कॉलरशिप होता है हर साल, क्योंकि फुली यहाँ पे जो ग्रेजुएट स्टडीज है, मास्टर PhD, वो 100% फ्री है। 4,000 यहाँ यूनिवर्सिटी है। हर यूनिवर्सिटी में 10 डिपार्टमेंट लगा लें और हर डिपार्टमेंट में सिर्फ 10 स्टूडेंट लगा लें, तो ये 4 लाख स्कॉलरशिप बनते हैं। तो अगर आप 100 स्कॉलरशिप लगाएं हर डिपार्टमेंट में, तो ये 10 लाख से भी ऊपर स्कॉलरशिप बन जाते हैं। लेकिन यही यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, ये गरीब कंट्रीज को कुछ कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप भी देता है। चलो यार, तुम गरीब हो, बच्चे भेज दो थोड़े से, तो उन्हें हम कहते हैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स। तो वो पाकिस्तान के लिए तकरीबन 170। तो पाकिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल एलीट है ना, वो इन 170 स्कॉलरशिप पे लड़ना शुरू हो जाती है, कम्पीट करती है। और इतना कम्पीट करती है कि इनका कंपटीशन जो है वो ओपन स्कॉलरशिप से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये जुल्म कर रही है हमारी इंटेलेक्चुअल एलीट। ये बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह कि साउथ पंजाब के किसी गांव में सैलाब आया, तो गवर्नमेंट ने एड भेजी। तो गांव के चौधरी ने कहा कि जी सब में रेसलिंग होगी, कुश्ती होगी, जो कुश्ती जीतेगा उसे एड मिलेगी। अब कुश्ती थी तो जारी बात है, चौधरी के बंदों ने जीतनी थी जो अच्छा खाते थे। मज़ारे तो पहले बेचारे कमजोर थे। तो इसी तरह हमारी इंटेलेक्चुअल एलीट ये जो करती है कि ये इंटर इंटेलेक्चुअल एलीट हमारी ये ज़कात वाले सारे स्कॉलरशिप खुद खा जाती है, तो गरीब बंदे के लिए कुछ नहीं बचता। तो इसलिए ओपन स्कॉलरशिप में कंपटीशन कम होता है, फुल ब्राइट से कम होता है। तो ओपन स्कॉलरशिप का ये मतलब है। तो पाकिस्तान में फैशन ही नहीं है कभी ओपन स्कॉलरशिप अप्लाई करने का, इसलिए किसी को पता ही नहीं है। पाकिस्तान में कभी किसी ने CV नहीं बनाने की कोशिश की कि मैं ओपन स्कॉलरशिप पे जाऊंगा। तो मैंने इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलियन, सारी दुनिया के टॉप के स्कूलों के टॉप के मेहनती बच्चों से compete करना है। तो हमने कभी इस तरह सोचा ही नहीं होता। डज इट मेक सेंस? यस सर, थैंक यू। ये हारून साजिद का सवाल है कि रिसर्च पेपर पे क्लासेस होती हैं। हारून साहब, रिसर्च पेपर लिखना वेस्ट ऑफ टाइम है, बोथ फॉर कैरियर एंड बोथ फॉर योर नेक्स्ट एडमिशन। तो जब लिखना हो तो बता देना, ठीक। मैं आपको 1 हफ्ते में रिसर्च पेपर लिखवा दूंगा। रिसर्च पेपर लिखना छोटा सा काम है, मजाक का, इसकी टेंशन ना लें। हमारे जितने स्टूडेंट अमेरिका गए हैं पिछले 4 साल में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, किसी ने कोई फंडिंग, किसी ने कोई स्कॉलरशिप नहीं खोला। जी, किसी और क्वेश्चन, कोई फीडबैक? आर वी डूइंग गुड? कोई चीज जो हम बेहतर ज्यादा कर सकें? सर यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब, एंड हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। एंड अल्लाह आपको इंशाल्लाह इसका अजर जरूर देगा। बिल्कुल जी, हमें भी थैंक यू करने का मौका दें प्रैक्टिकली, बाय अटेंडिंग द क्लासेस, बाय गोइंग टू USA, बाय मेकिंग अस प्राउड। ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। हाँ, तो इंशाल्लाह बाकी सर। आप में से जो बंदा भी अगर 100% सीरियस है अमेरिका जाने के लिए, तो हम 200% इस बंदे के साथ जोर लगाएंगे उसकी सक्सेस के लिए। तो लेकिन मोस्टली लोगों को खुशफहमी होती है जिंदगी में, कोई सीरियस होते हैं लेकिन वो होते नहीं है। तो कोशिश करें कि आप उन लोगों में से ना हो, ठीक है। जो ये समझते हैं कि मैं बड़ा काबिल हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, होता हुआ कुछ भी नहीं। तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है, बाकी को अंडर एस्टिमेट करता है। तो कोशिश करें कि आप इस बबल में ना आ जाए। तो अमेरिका जाना चाहेंगे, हाँ ड्रेस का है।
अच्छा, सिर्फ 3 लोगों ने, 4 लोगों ने सिर्फ जाना है अमेरिका, बाकी किसी ने नहीं जाना, बाकी सब वैसे बैठे हुए थे। चलेंगे, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। हाँ, तो ये कोशिश कीजिएगा कि जो बंदा ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा होता है ना, उस वो तो तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसके पूरे इलाके को पता होता है कि ये बंदा ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो हर टाइम उसी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो इसी तरह कोशिश करेंगे आपके भी घर वालों को, दोस्तों को, सबको फील हो कि आप अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज में नजर आई ये चीज। दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बोले। सर ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड भी देखा जाता है? यार मैंने आपसे आपका बैकग्राउंड पूछा है पिछले आधे घंटे में। मैंने क्या कहा है कि अगर आप लोग मैंने क्या कहा है कि आप में से 90% लोग जा सकते हैं। मैंने ये भी कहा है कि अगर आप 100% सीरियस हैं तो हम 200% सीरियस हैं। जब मैं आप पे मेहनत करने के लिए तैयार हूं तो आप ये क्यों क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ऐसे, जिनका कोई सर पैर नहीं है? नहीं भाई, यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। हमारा जो पहला स्टूडेंट गूगल लेवल की कंपनी में गया पाकिस्तान से, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है, वो पहले यहाँ पे आया है, और उसके बाद वो $2.5 लाख की सैलरी पे गया है। महीने की $21,000 सैलरी पे उसने गूगल ज्वाइन कर दिया। राजू, आंसर योर क्वेश्चन। और ये स्टार्टिंग सैलरी अभी बढ़ेगी सैलरी। आप सोच रहे होंगे यार इतनी तनख्वाह का बंदा करता क्या है ना? सर कितने साल की मिली थी? ये पहले पहले महीने की नौकरी है, पहले महीने की सैलरी। गूगल तकरीबन पहले साल में जो सैलरी देता है वो तकरीबन $3 लाख होती है। $3 लाख इतनी सैलरी है कि इससे 3 किलो सोना आ जाता है। तो ये पाकिस्तान में जो खानदानों में लड़ाई होती है ना, 10-10, 20-20 तोले सोना के लिए, 5 तोले सोना के लिए, तो आप सोच रहे हैं कि उसकी वर्थ क्या होगी। तो गूगल आपको इस तरह सैलरी देता है कि आप हर महीने 1 पाव गोल्ड खरीद सकते हैं, और उसके लिए हम फ्री तैयारी करवाते हैं। सही है। और वो गूगल आके पूरी दुनिया से बंदे ढूंढ रहा है, उन्हें बंदे नहीं मिल रहे। और पाकिस्तान नहीं है कि हम $200 की फ्रीलांसिंग के पीछे जा रहे हैं और हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हैं। हालांकि मेहनत दोनों में सेम है, काम दोनों में उतना ही करना है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? तो जो साथी, मुझे लग रहा है कुछ साथी नए हैं, जो नए आए हैं, तो उनकी इतला के लिए कि मेरे फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स इन बड़ी यूनिवर्सिटीज, इन बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। तो क्योंकि मैं 2015 से सिलिकॉन वैली में ट्रेन कर रहा हूँ लोगों को इस काम के लिए, तो यू कैन ट्रस्ट मी कि मैं जो बातें कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं सुनी सुनाई बातें कर रहा हूँ। तो आप में से जो लोग साथ रहेंगे, जो लोग साथ चलेंगे हमारे, उन्हें 2 महीने बाद पता चलना शुरू हो जाएगा इस बात को। उन्हें खुद फील होगा कि दे हैव इम्प्रूव्ड। जी, किसी और क्वेश्चन? कोई सर ये फीडबैक? फीडबैक एक चैट में मैं रीड कर जी देता हूँ। जी सर बोलिए। आई हैव BS physics background and last week I took test in software house as a software engineer and got shortlisted even there were students from LUMS and top other universities. तो भाई बड़ी अच्छी बात है ये, चलो आपको फील हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में अपना टाइम वेस्ट किया है। आपको कहना चाहिए था कि मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में शॉर्ट लिस्ट हो गया हूँ और वहां जा रहा हूँ मैं $2,000 पर मंथ के स्कॉलरशिप। तो अपना फोकस ठीक करें। पाकिस्तान में आप जितने साल काम करेंगे वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वो ना तो आप लर्निंग ठीक होगी, ना आपके कैरियर में कोई फायदा होगा। तो मैं 5 साल पाकिस्तान काम करके जब अमेरिका आया था तो मुझे लगा था कि मैं .0 पे बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ का लेवल बहुत बेहतर था। तो कोशिश करें कि आप इन छोटी कंपनीज में छोटी जगहों पर टाइम वेस्ट ना करें और बिगर पिक्चर को ध्यान करें। देखें, इंटेल में 2 लाख बंदा है जो यहाँ पे अमेरिका में है। तो उन 2 लाख में से जो है कि जो है ना, वो गूगल में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो इंटेल में जॉब करता है, सरकारी का टाइम ही नहीं था। तो आप छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में चले गए, तो आप कभी भी गूगल में नहीं जा सकेंगे। है जी।
चलें जी, आई एम गेटिंग बिजी, तो आप लोग कंटिन्यू रखें एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सर उसामा, आपने प्रेजेंटेशन बनाई थी, अगर आप लाइक फ्यू मिनट्स में दे दें। ओके देन आई विल। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर का ना रोड मैप ही मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो डाटा स्ट्रक्चर का रोड मैप है हमारे पास। बेसिकली ना बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि डाटा साइंस को ना, अब वो कंफ्यूज कर जाते हैं मशीन लर्निंग के साथ। मतलब कि डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एक दो अलग अलग चीज़ें हैं। डाटा साइंस हमारे पास एक डोमेन है, एक लार्ज डोमेन है जो मुख्तलिफ चीज़ों में जाके डिवाइड होती है, और मशीन लर्निंग उसका एक एंड है। मतलब कि मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ डाटा साइंस, इसका एक सब यूनिट है। मशीन लर्निंग डाटा साइंस नहीं कह सकते हम इसको ना, मशीन लर्निंग उसका एक सब यूनिट है। डाटा साइंस की फील्ड में हमारे पास मशीन लर्निंग आती है। तो सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डाटा साइंस होती क्या है। मैम जरताश ने जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया, मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ कि डाटा साइंस बेसिकली हमारे पास और कुछ नहीं होती, हमें डाटा में से इंसाइट्स लेनी होती हैं। बेसिकली जो हमारे पास डाटा साइंस है, डाटा साइंस में हमने डाटा में से ना इंसाइट्स उठानी है, ताकि हमें पता चल सके कि हो क्या रहा है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कुछ इस तरह से देता हूँ कि अगर कोई होटल है ना, कि होटल में मुख्तलिफ लोग खाना खाते हैं, तो उसकी इंसाइट्स क्या होंगी कि एक डाटा साइंटिस्ट क्या करेगा कि डाटा को पहले एक्सट्रैक्ट करेगा उसमें से, कि इधर कितने लोग आते हैं, किस टाइम पे आते हैं, मेल्स आते हैं, फीमेल्स आते हैं। तो उसको फिर पता चलेगा कि सैटरडे या संडे की रात को यहाँ पे जो लोगों की तादाद है वो मोस्टली ज़्यादा होती है, वीकेंड पे ज़्यादा लोग आते हैं एज कम्पेयर टू अदर वीक्स। ये जो इंसाइट्स निकाली है डाटा में से, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास असल में डाटा साइंटिस्ट का वर्क है कि उसने ना इंसाइट्स लेनी है डाटा में से। अब डाटा साइंस की जरूरत क्यों पेश आई है? मतलब कि किसी पर्सन को वैसे बिठा के हम डाटा कह दें कि आपने ये इंसाइट्स लेनी है तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों चौंका, जब जब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आई थी ना, तो हमारे पास डाटा इतना था ही नहीं इतनी अमाउंट में कि हमें उसके लिए ना डाटा साइंस की कोई जरूरत पेश आए, या उसके लिए हमें कोई फॉर्मूलाज वगैरह लगाने पड़े या कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़े। तो वो मैन्युअली की जाती थी। लेकिन अब की जो टेक्नोलॉजी वाली वर्ल्ड है, इसमें डाटा इस कदर अमाउंट में इंक्रीज हो चुका है कि बेसिकली हम कर भी नहीं सकते। मतलब कि हम उससे खुद इंसाइट्स निकालने लग जाए ना, तो हम कर नहीं सकते। और ये डाटा साइंस का काम वो काम है जो ऑलमोस्ट हर फील्ड में किया जाता है। गूगल्स वगैरह में भी जो एल्गोरिदम्स लगते हैं या एसईओ होती है, वो क्या होता है कि वो डाटा में से इंसाइट्स निकाली जाती हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा सर्च की जा रही है, क्या कौन से कीवर्ड ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं, क्या चीज़ ज़्यादा सर्च की जाती है। तो जो वो इंसाइट्स निकाल रहे होते हैं हम डाटा में से, वो हमारे पास बेसिकली डाटा साइंस में आता है। और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हमारे पास डाटा बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो हमें उसको किसी ना किसी मेथड के थ्रू एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में या आसानी के साथ हमें इंसाइट्स मिल जाए डाटा में से, वो चाहिए। तो इसके लिए हम डाटा साइंस के ना मेथड यूज करते हैं। डाटा साइंस को मशीन लर्निंग के साथ में कंफ्यूज नहीं करना कि मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में बहुत फर्क है। डाटा साइंस को अगर इसके रोड मैप को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँ मैं, तो हमें सबसे पहले ना आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। बेसिकली आपको डाटा साइंस करने के लिए ना, जैसे कि पाइथन लैंग्वेज और आर लैंग्वेज है हमारे पास, आपको सबसे पहले इनका नॉलेज होना चाहिए, इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने डाटा साइंस स्टार्ट किया, एक फुल फ्लेज डाटा साइंस बनना है, तो आपको पता हो कि इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स कौन से यूज हो रहे हैं। हमारे पास डिक्शनरी यूज हो रही है, डाटा टाइप्स, लिस्ट, टपल्स, सर्चिंग इसमें किस तरह होती है, सॉर्टिंग किस तरह होती है। मतलब कि बेसिकली आपके उस लैंग्वेज पे ग्रिप होनी चाहिए। उसके अलावा आपको इसके रिलेटेड जो कमांड्स है, गिटहब क्या होता है या ये वाली चीज़ें इस्तेमाल कैसे करती हैं, ये सब आपको यूज़ करना आना चाहिए, गिटहब या मोस्टली ये चीज़ें। अब जब ये आपके पास बेसिक नॉलेज तो आ जाता है, अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना एक डाटा साइंस के लिए, वो डाटा साइंटिस्ट के लिए, वो ये होता है कि उसने डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, किन मेथड के थ्रू डाटा को कलेक्ट करना है, और फिर उस डाटा को क्लीन कैसे करना है, उस डाटा को वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कैसे लाना है। तो इसके लिए भी मैम जरताशिया ने भी आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि डाटा असल में हमारे पास क्या होता है, किन किन फॉर्मेट्स में हमारे पास डाटा होता है। स्ट्रक्चर डाटा होता है, अनस्ट्रक्चर डाटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर डाटा होता है। उसके अकॉर्डिंगली हम इसको मेथड में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कलेक्शन मेथड, मतलब जैसे हम मेथड कलेक्ट करते हैं, डाटा किस तरह करना है, ये टेक्निक्स आ जाती हैं। और उस डाटा को जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, उसको हमने क्या कहते हैं कि क्लीन किस तरह करना है, उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड किस तरह बनाना है। अगर ये स्टेप हमारे पास डाटा एनालिसिस में आ जाता है। डाटा साइंस में सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लैंग्वेज चाहिए, उसके बाद डाटा एनालिसिस का कुछ ना कुछ पोर्शन आ गया कि हमें डाटा को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना है और उसको दिखाना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो डाटा हमने ऑर्गेनाइज किया या क्लीन किया हुआ है, उसको हमने विजुअलाइज करके भी देखना है कि उस डाटा की विजुअलाइज करके देखें कि वो डाटा किस फॉर्मेट में हमें नजर आ रहा है,
कि हमें अच्छी सी आउटस्टैंडिंग हो जाए, तो उसके लिए आपको डाटा विजुअलाइजेशन भी आनी चाहिए। उसके लिए आप सीबॉन, पावरप्लॉट, पावर बीआई, ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। ये सारा पार्ट हमारे पास डाटा साइंस में आता है। आपने विजुअलाइजेशन भी कर लिया, वो जो डाटा आपने ऑर्गेनाइज किया, अब उसको उसमें से इनसाइट्स कैसे निकालनी, डाटा तो हमारे पास रेडी हो गया। अब जो मेजर स्टेप आता है ना हमारे पास, वो आता है फिर मशीन लर्निंग का एंड डीप लर्निंग का। अब जो डाटा आ चुका है हमारे पास, उस डाटा को पहले हमने देखना कि किस फॉर्मेट में है, स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। उसके अकॉर्डिंगली हम एल्गोरिदम सेलेक्ट करते हैं कि इसके लिए कौन सा एल्गोरिदम बेनिफिट रहेगा। मतलब कि अगर आपका डाटा सेट कुछ इस तरह सा है कि आपने प्रिडिक्शन करवानी है कि ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, मतलब कि कैट है कि डॉग है, इस तरह की प्रिडिक्शंस करवानी, बाइनरी प्रिडिक्शंस होती हैं तो हमारे पास वो सुपरवाइज के ना क्लासिक रिग्रेशन, वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज होते हैं इसके लिए। आप डीप लर्निंग के एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं या मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर केसेस के लिए। इसी तरह अगर आपका डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस डिस्क्रीट डाटा है आपके पास, तो उसके लिए रिग्रेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे पास। मतलब कि आपका डाटा आपको डिफाइन करता है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, और डाटा पे डिपेंड करता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने एल्गोरिदम सेलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू प्रोसीड करते हैं, फिर उस डाटा में से आपको इनसाइट्स मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे एक डाटा साइंटिस्ट का वर्क खत्म नहीं होता। जब उसको इनसाइट्स मिल गई हैं डाटा में से, वो जो रिजल्ट होता है ना हमारे पास, वो रिजल्ट ऑप्टिमाइज नहीं होता, हमें उस रिजल्ट को खुद ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। अब डिप्लॉयमेंट करने से पहले जो मेजर स्टेप मैं जताशा की स्लाइड में आपके पास था, डिप्लॉयमेंट करने से पहले वो ये था कि उस डाटा को हमने ऑप्टिमाइज करना है। उस डाटा को जो हमारे पास आ चुका है उसको इस तरह ऑप्टिमाइज करना है कि हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी मिले हमारे मॉडल की, हमारा मॉडल मतलब कि ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसकी वेल एक्यूरेट हो। तो उसके लिए हम डाटा को ऑप्टिमाइज करते हैं। उसके बाद आपके डाटा साइंटिस्ट का वर्क क्या होता है कि उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट करता है। अब यहाँ इस स्टेप तक पहुंचने के लिए उसके पास हाई स्किल और स्टैटिक्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जो बैकएंड पे सारा वर्क हो रहा होता है वो स्टैट्स का वर्क हो रहा होता है। तो इसके लिए आपको, इसलिए डाटा साइंटिस्ट के लिए जरूरी है कि आपको ना स्टैट्स का नॉलेज होना चाहिए। स्टैट्स को इंटेग्रल पार्ट कहा जाता है डाटा साइंस का, क्योंकि इसमें जो मेजर पोर्शन है वो हमारे पास स्टैट्स का ही होता है, क्योंकि इनसाइट्स जो हमने निकालनी है वो स्टैट्स को यूज करते हुए हम इनसाइट्स निकालते हैं। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास डिप्लॉयमेंट का होता है, या डाटा बेसिस में आपने जो अपने जो अपने प्रोजेक्ट रेडी किया या डाटा बनाया उसको डाटा बेसिस में स्टोर करना होता है, ताकि आइंदा कभी आपको जरूरत पड़े तो आप उसके थ्रू उसको यूज कर सकें। एंड देन लास्ट आपको क्लाउड कंप्यूटिंग करनी पड़ती है, ये इसका लास्ट पे स्टेप आ जाता है। ये बेसिकली ये थोरली डाटा साइंटिस्ट का मैप है कि आपको किस तरह स्टार्टअप लेना है और किस किस स्टेप से गुजरते हुए आपको किस किस तरह आगे पहुंचना है। देन इसके रिलेटेड आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो, इसमें से किसी को ना समझ लगी हो कुछ? सर ये इस चीज का कैसे पता लगेगा कि डाटा मतलब कि डिस्क्रीट है या फिर उसकी मतलब कि कौन सी टाइप है? बेसिकली जब आपको जब डाटा आप सेट को दिखाते हैं ना, विजुअलाइज करते हैं डाटा सेट को, आप प्रिंट आउट करवाते हैं या आप डाटा सेट को देखते हैं, तो उसको देखने से आपको आइडिया हो जाता है कि ये प्रैक्टिस, आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाता है कि डाटा सेट हमारे पास किस तरह का है। मतलब कि आपके पास अगर उसकी बेसिक लर्निंग है ना, कि जो सुपरवाइज डाटा होता है, स्ट्रक्चर डाटा होता है, हमारे पास किस तरह का होता है, लेबल डाटा होता है। तो जब भी आप कोई डाटा सेट देखेंगे, आपको अगर वो लेबल्ड मिलता है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो वो जब आप डाटा सेट देखते हैं ना, तो आपको उससे आइडिया हो जाता है कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये क्लियर कुछ है आपको? पार्टिसिपेंट्स सर जी सर आपने कहा कि जो डाटा साइंस है वो एक बहुत बड़ी डोमेन है, तो उसके अंदर वो सब पार्ट है मशीन लर्निंग इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि डाटा एनालिस्ट भी उसी का ही सब पार्ट है, और जो डाटा साइंटिस्ट है वो डाटा एनालिस्ट भी होता है, और जो डाटा एनालिस्ट है वो डाटा साइंस नहीं होता, मतलब उसको डाटा साइंस। बेसिकली डाटा एनालिसिस का ना, एक डाटा एनालिस्ट होता है ना, तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ उसकी टेक्निक्स होती हैं या उसके जो स्किल्स होती हैं वो यूज होती है हमारे पास डाटा साइंस में। एक कंप्लीट डाटा एनालिस्ट जो सा होता है उसकी कंप्लीट स्किल्स नहीं आती, डाटा एनालिस्ट में से हमारे पास कुछ पोर्शन डाटा साइंस में आता है। जैसे स्टैट्स कंप्लीट नहीं आती, मतलब कि जितनी स्टैट्स है वो सारी डाटा साइंस में यूज नहीं होती, उसका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन यूज होता है हमारे पास डाटा साइंस में। मतलब कि इन सबको मिला के डाटा साइंस क्या है, डाटा एनालिसिस को डाटा हमारे पास डाटा एनालिसिस को, स्टैट्स को, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कंबाइंड फॉर्म जो होती है ना, वो हमारे पास एक डाटा साइंटिस्ट रेडी होता है। यस, और इसके लिए अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं तो ओके ओके, सो आई कैन शेयर इमेज, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि किस लेवल की एक्सपर्टीज हर एक में चाहिए होती है। ठीक है, सो बेसिकली
जैसे मैंने भी पहले बताया था कि स्टार्स बैकबोन है। सो अगर आप स्टार्स के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आपको थोड़ी बहुत यानी प्रोग्रामिंग में पाइथन है और आपको आती है या फिर आपको एसक्यूएल वगैरह में भी काम आता है थोड़ा बहुत, तो ये आपको डाटा एनालिस्ट बना सकता है। सो यू कैन स्टैंड इन द मार्केट एज डाटा एनालिस्ट। इसके बाद अगर आप थोड़ी बहुत मॉडलिंग जानते हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को लगाना जानते हैं स्टार्स और प्रोग्रामिंग के साथ, देन यू कैन मार्केट योरसेल्फ एज मशीन लर्निंग। एंड देन जो डोमेन नॉलेज भी अगर आपके पास आ रही है, ठीक है, आपको एक्सपर्ट, नाउ यू आर एक्सपर्ट, कि आपको मशीन लर्निंग सारी आती है, एआई के सारी चीज़ों का पता है, इसके अलावा आपको बेसिक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थोड़ी बहुत लाइक कोलेबोरेशन, लाइक आपको डिप्लॉयमेंट और वो चीज़ें भी समझ आती हैं, तो तब आप कह सकते हैं कि मैं एक डाटा साइंटिस्ट हूँ। सो बेसिकली यस, अगर आप देखें तो स्किल जो लेवल है वो इंक्रीज होता है डाटा एनालिसिस से डाटा साइंटिस्ट तक जाने के लिए। और देयर आर सर्टेन कॉमन स्किल्स इन द डाटा एनालिसिस एंड डाटा साइंस, लेकिन डाटा साइंटिस्ट आई विल से इट्स एन एडवांस वर्जन जिसमें ज़्यादा ब्रॉडर लाइक चीज़ें कवर हो रही हैं एज कम्पेयर टू डाटा एनालिस्ट। गॉट इट, थैंक यू। वेलकम। इसकी एग्जांपल आप इसी तरह भी ले सकते हैं जैसे कि मुख्तलिफ नहरें मिलकर एक दरिया बनता है ना हमारे पास, इस तरह एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट, डाटाबेस इंजीनियर, डाटा विजुअलाइजर मिलके ये इन सब की जो कंबाइंड फॉर्म आती है ना, वो एक डाटा साइंटिस्ट आता है हमारे पास। डाटा साइंटिस्ट एक हमारे पास लार्ज डोमेन है, इसके आगे सब डोमेन्स निकलती है। मशीन लर्निंग इंजीनियर निकल आता है हमारे पास, डाटा विजुअलाइजर निकल आता है, डाटा एनालिस्ट निकल आता है। तो वो जिस फील्ड में जो स्पेशलिस्ट होता है वो उस तरफ मूव ऑन कर जाता है कि डाटा साइंटिस्ट उसके पास इन सब का नॉलेज होता है, जिसको बेसिकली डोमेन नॉलेज कहा जाता है। जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर जी। ओके, सो आई वुड लाइक टू ऐड कि कुछ लोग पूछ रहे हैं स्लैक चैनल पे लाइक कि कब क्लासेस स्टार्ट होती हैं डाटा एनालिसिस की। सो अगर वो स्लैक चैनल एक्सप्लोर करें, अगर आप में से कोई रजिस्टर नहीं किया हुआ आईकोड ग्रुप पे तो यू कैन रजिस्टर, और अगर आपने स्लैक चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ तो ज्वाइन करने, उसमें आपको मल्टीपल टाइम्स पे डिफरेंट क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे 8 AM पे एक मशीन लर्निंग का कोर्स भी चल रहा है सिस्टम डिज़ाइन के साथ। इसी तरह से जो हमारे पास 7 AM पे एक वीकली बेसिस लाइक डेली बेसिस पे जो है वो डाटा एनालिसिस का कोर्स है। इसी तरह ही 9 AM पे वीकेंड पे एक एआई का कोर्स है, वो भी चल रहा है। इसी तरह से मशीन लर्निंग के और से रेलेवेंट भी स्पेसिफिक कुछ कोर्सेज यहाँ पे हैं, ठीक है। सो ये आपको मल्टीपल टाइम्स में मल्टीपल मल्टीपल डेज में भी ये कोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू एक्सप्लोर देम ऑन द स्नैक चैनल, और जो सा भी आपको लाइक आपके टाइमिंग के लिए बेस्ट सूटेड है, सो ट्राई टू बी रेगुलर देयर, so inshallah you will learn. Okay. और किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो आप में से, मतलब किस चीज़ के रिलेटेड, डाटा साइंस की फील्ड के रिलेटेड। और इसमें जो हमारे पास हर स्टेप डाटा साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो मोस्ट मेजर स्टेप है हमारे पास वो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एलएलएम्स का एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, ये आ जाता है। मतलब जिसमें बेसिकली सारी स्टैट्स हमारे पास यूज़ हो रही होती है मोस्टली। जो ये मेजर स्टेप है ना, ये डाटा साइंस का ना एक क्या कहते हैं कि लार्ज पोर्शन कवर करता है एज कम्पेयर टू अदर पोर्शंस। तो आपकी इसके ऊपर भी एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए अगर आप डाटा साइंटिस्ट की फील्ड में जाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा डाटा एनालिस्ट एंड डाटा विजुअलाइजेशन के लिए भी आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी जी पूछें। अ, जिस तरीके से हमारे पास चैट जीपीटी है, बार्ड, तो इस तरीके से लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो हमें जरूरत क्या है एक नया मॉडल बिल्ड करने की? एक नया मॉडल बेसिकली हर एक चीज़ की ना रिक्वायरमेंट्स थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। मतलब कि अगर आपको जीपीटी मिल जाती है, वो आपको हर डोमेन के मतलब आंसर देगी, लेकिन आपने अगर अपने एक खास कंपनी आपको अपने डोमेन के लिए सिर्फ चाहिए कि आपको हेल्थ केयर के मतलब सिर्फ आंसर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप उस मॉडल को उठाते हैं, आप उसको कस्टम डाटा पे ट्रेन करते हैं कि सिर्फ वो मॉडल वही आंसर करे जो आप उससे करवाना चाहते हैं, हर तरह का आंसर ना करने लग जाए। आपके एक कंपनी आपको उसके लिए क्या कहते हैं कि हेल्पर बोर्ड चाहिए। मतलब कि कोई भी यूजर न्यू आता है ना, उसको नहीं पता आपकी कंपनी को एक्सप्लोर कैसे करना है, तो वो आपके बोर्ड से पूछे कि इससे मैं किस तरह हेल्प ले सकता हूँ, या ये किस चीज़ का बैकअप है, इसको एक्सप्लेन करें। तो जो चैट जीपीटी है इस जगह पे जाके वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो डाटा सेट क्या ट्रेन हुआ है, मुख्तलिफ थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स पे ट्रेन हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर कस्टम डाटा पे उसको ट्रेन करना पड़ेगा अपनी नीड के अकॉर्डिंगली।
हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंगली मॉडल्स को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए फिर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के यूज करते हैं। गॉट इट? सर लेकिन उसके लिए तो प्रॉम्प्ट नहीं लिख लेते। बेसिकली अगर आपकी एक मेडिकल की कंपनी है और कोई आके उसमें प्रॉम्प्ट लिख के पूछ रहा है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर चैट जीपीटी होगा तो क्या कर देगा, वो तो आंसर कर देगा, उसके पास नॉलेज है उस चीज का। तो उस चीज से बचने के लिए आप क्या करेंगे कि आप चाह रहे हैं कि सिर्फ वो मेरी नीड के अकॉर्डिंग आंसर करे, सिर्फ वही आंसर करे जिस डोमेन के रिलेटेड उसका काम है, या जो आप उससे करवाना चाह रही हैं आंसर। आपकी जो हेल्थ केयर की वेबसाइट है या आपका जो डाटा है, जब भी वो क्वेश्चन करे वो आपके डाटा में से आंसर उठाए, ना कि नेट में से कहीं से भी उठा के वो आंसर कर दे। सिर्फ आपके पास जो डाटा हो सिर्फ वहीं से उठाए। तो फिर क्या करते हैं आप, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के नॉलेज को यूज करते हुए उसी जो ट्रेंड मॉडल होता है उसको आप प्री ट्रेंड करते हैं अपने डाटा पे, कि जो आपका डाटा होगा सिर्फ उसी में से फिर आंसर करेगा, इसके अलावा और कहीं से आंसर नहीं करेगा वो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नो प्रॉब्लम। यस आई कैन बेसिकली। Some जी जी जी। जी अ, अच्छा मैं कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी जी। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? ओके। अच्छा सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका और मेरी लताशा का। बहुत अच्छी तरह से मतलब आपने डाटा से बेसिक से स्टार्ट किया और मतलब कैसे एडवांस को लेके गई। इट वाज अ गुड स्टेप्स, मतलब अच्छा मतलब एक स्टेप से ये कैसे आपने बताया। बट ये था कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक डाटा एनालिस्ट जो है क्या वो डाटा साइंटिस्ट भी कहला सकता है, और क्या डाटा साइंटिस्ट को हम डाटा एनालिस्ट भी कह सकते हैं? तो मतलब आपने तो मतलब काफ़ी अच्छा बताया। मैं यहाँ पे सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि जो डाटा एनालिस्ट होता है ना, ओके, जो डाटा एनालिस्ट होता है ना वो एक्चुअली क्या है कि वो डाटा साइंटिस्ट का हम ये कह सकते हैं कि एक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अगर आप डाटा साइंस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो आपको पहले डाटा एनालिस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे उसमें डिफरेंट आता है कि आप किस लेवल तक पहुँचते जाते हैं। अगर आप लेट्स सपोज के किसी कोई एक बिजनेस रन करे, ठीक है ना, वहाँ पे अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब जैसे हम वो यूज़ करते हैं ना, जैसे आजकल पावर बीआई वगैरह, वो क्या करता है, वो जस्ट उस बिजनेस में मतलब उससे रेलिवेंट जो डाटा होता है जस्ट उसको एनालाइज करके बता सकता है कि इसमें मतलब लेट्स सपोज कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये वो। लेकिन जहाँ कहीं हमें आगे मतलब जब बिग प्रॉब्लम के जब सोल्यूशन हमें देने पड़ते हैं तो फिर हम आगे डाटा साइंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि स्टेप्स मतलब हम अगर हम देखेंगे क्या है वो, सबसे पहले तो ये है कि आप डाटा एनालिसिस से स्टार्ट करें। डाटा एनालिस्ट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटा साइंस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि एक जो डाटा साइंटिस्ट है उसके लिए ज़रूरी है कि वो बड़े अच्छा डाटा एनालिस्ट भी हो। अगर वो अच्छा डाटा एनालिस्ट नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि वो डाटा साइंस में इतना अच्छा मतलब आगे रह सकेगा। उसके बाद अ, जो डाटा एनालिस्ट है वो डाटा साइंटिस्ट तभी बनेगा जब वो आगे जो न्यू चीज़ें हैं जैसे स्टैटिस्टिक का थोड़ा और अपना एडवांस लेवल पे जाके करेगा। एडवांस लेवल पे किस तरह से जो डाटा साइंस के लिए ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है फिर मॉडल्स वगैरह, जब मशीन लर्निंग की बात आती है जब वो उस पर अप्लाई करेगा, वो सब चीज़ें। तो अब डाटा एनालिसिस का जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा एक्सेल बेस भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट। तो लाइक मेरी सजेशन यहाँ पे होगी जो अपना डाटा एनालिसिस का जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो पाइथन से स्टार्ट करें। एक्सेल पे मतलब ठीक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन पाइथन आपको आगे डाटा साइंस तक लेके जाएगी। लाइक आपने उसी में आगे एक्सेल करना है, ठीक है। मतलब एक्सेल पे भी हम डाटा एनालिस्ट करते हैं लेकिन वो बेसिक लेवल का होता है। तो जस्ट मुझे यही कहना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं इसको एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि अगर किसी को कुछ नहीं समझ लगी है तो वो उसे समझ लीजिएगा। बेसिकली डाटा साइंटिस्ट के लिए इन्होंने पूछा कि हमारे पास स्टेप क्या होंगे कि हम किन स्टेप को फॉलो करते हुए एक सक्सेसफुल डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ना लैंग्वेज आनी चाहिए। एक पाइथन लैंग्वेज एंड आर लैंग्वेज दो बहुत फेमस लैंग्वेजेस हैं जो हमारे पास डाटा साइंस के लिए यूज़ होती है। लेकिन जो आर लैंग्वेज है ना हमारे पास, वो बेसिकली मोस्टली जो उसके बनाने का मकसद था वो ये था कि स्टैटिक डाटा को विजुअलाइज किस तरह करवाना है हमने, उसके लिए हमारे पास वो यूज़ होती है आर लैंग्वेज। बेसिकली जो पाइथन है ये उससे आर लैंग्वेज से थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड है या थोड़ी सी ज़्यादा वाइड है।
जो हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए इस चीज़ के लिए। आप एक लैंग्वेज पे ग्रिप लेते हैं, उसके बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं और उसमें लिस्ट टपल्स या मुख्तलिफ जो फैक्टर्स आते हैं आप उसको पढ़ते हैं, यहाँ तक ओके। इसके बाद आपको ना वो डाटा एनालिस्ट बनना पड़ेगा। आपको डाटा कलेक्ट करने का मेथड आना चाहिए, डाटा को क्लीन करने का, डाटा को वेल प्रिपेयर्ड करने का आंसर आना चाहिए। जब आपके पास ये स्किल होनी चाहिए, जब तक आप डाटा प्रिपेयर कर लेंगे डाटा एनालिस्ट बन के, फिर वो उस डाटा को आपने यूज किस तरह करना है, फिर आपकी स्किल आती है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड जनरेटिव एआई की तरफ चला जाता है। तो फिर आपने उस डाटा को जो आपने डाटा एनालिस्ट ने जनरेट किया है वो आप कंज्यूम करते हैं, वो आप यूज करते हैं, फिर उससे आप प्रिडिक्शन करते हैं। अब प्रिडिक्शन कर लिया, उसके बाद क्या करना होता है, आपने जिस मॉडल पे प्रिडिक्शन किया आपने उस मॉडल को ऑप्टिमाइज करना होता है। ये उसका अगला स्टेप है। सबसे पहले आपने लैंग्वेज करनी, डाटा एनालिस्ट की तरफ जाना है, डाटा एनालिस्ट से आपने मशीन लर्निंग इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर की तरफ जाना है। फिर इसके बाद आपने मूव ऑन करना है उस मॉडल को ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, फिर उसके और डिप्लॉयमेंट की तरफ। देन उसके प्रोजेक्ट बनाया जो उसको फिर डिप्लॉय किस तरह करना है, फिर आप जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ। इसका अगला स्टेप है क्लाउड कंप्यूटिंग करनी है आपने। फिर क्लाउड में डाटा किस तरह सेव करना है, जो आपने बनाया हुआ डाटा या आपके पास जो डाटा अरेंज पड़ा हुआ है उसको क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरह लेके जाना है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद यहाँ जा तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीट डाटा साइंटिस्ट बन जाता है। ओके, आप क्लियर हुआ है ये कि डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए किन स्टेप से गुजरना पड़ता है हमें। और ये चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, डाटा एनालिस्ट की जब मैंने बात की है तो इसमें डाटा विजुअलाइजेशन भी आपके पास उसी स्टेप में आ जाती है। आप इसको अलग-अलग कर लें या कंबाइन कर लें, लेकिन अगर आपने डाटा जो जिसने डाटा सेट रेडी करना है या जिसने अरेंज करना है उसको डाटा विजुअलाइजेशन का भी आइडिया हो, क्योंकि विजुअलाइज करके हम बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि हमारा डाटा सेट किस तरह का है, किस पॉइंट्स पे आता है। और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की तरफ मूव ऑन करते हैं या उनके एल्गोरिदम्स मुख्तलिफ सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक कंप्लीट रोड मैप बन जाता है डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए। अगर आपने ये क्वेश्चन आया कि मैटलैब या आर इनमें से कौन सी बेस्ट रहेगी, बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर डाटा विजुअलाइज करवाना है ना, तो हमारे पास सिर्फ मैटलैब नहीं है, सी बॉन्ड भी आ जाती है, पावर बीआई भी आ जाती है। अगर आपका पर्टिकुलरली डाटा स्टैटिक्स डाटा है आपके पास ना, तो आप आर की तरफ ना आर को प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ना आर हमें लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, मतलब कि बड़ी आसानी के साथ, विदाउट एनी हेजिटेशन या किसी मसले के बगैर, प्रॉब्लम के बगैर आप आर के थ्रू ना कर सकते हैं। आर के थ्रू आप डाटा विजुअलाइज करवा सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप पाइथन के थ्रू भी करना चाह रहे हैं तो सीबॉर्न पावर बीआई इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर डूइंग दैट। सीबॉर्न भी लाइब्रेरी हमें लार्ज नंबर ऑफ डाटा प्रोवाइड करती है, कि लाइब्रेरी एक बेस्ट लाइब्रेरी है अगर आपने डाटा विजुअलाइज करवाना है एज कम्पेयर टू मैटप्लोलिब। लेकिन अगर इसकी बेसिक सीखना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा कि मैटप्लोलिब किस तरह वर्क करती है, फिर आप सीबोन पे वर्क मूव ऑन करें और आप पावर बीआई या आप आर लैंग्वेज में भी डाटा विजुअलाइज करवा सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। ओके, सो आई वुड लाइक टू ऐड कि इसमें आपको प्रेफर ये करना चाहिए कि जो कोडिंग है उसको प्रेफर करें टूल की बजाय, राइट। सो आई विल आल्सो रिकमेंड पाइथन, या अगर आपको आर आती है ऑलरेडी देन ऑफ कोर्स यू कैन कंटिन्यू विद आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अगर आपने आर भी नई सिरे से सीखनी है और आपने पाइथन भी नई सिरे से सीखनी है तो आई विल यू नो exert importance on the on Python, right, कि वो सीखें। और मैटलैब की जगह पे जो वर्सटाइल है वो जैसे सर ने भी एक्सप्लेन किया कि आर है, वही यूज़ करें। यस, अच्छा, जो टूल्स की आप बात करें, ठीक है, पाइथन में करते हुए ना तो हम उसमें उसके फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ग्राफ विजुअलाइजेशन के लिए। लेकिन अगर हम डैशबोर्ड्स की बात कर रहे हैं, यस, फिर डैशबोर्ड्स के लिए हम पावर बीआई टैब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं, राइट। वो तब डैशबोर्ड्स बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। सो वी कैन यूज़ इट लेटर ऑन, लेकिन अगर आप ग्राफ्स वगैरह ही प्लॉट करना चाहते हैं तो वो पाइथन में हो सकता है, उसमें लाइब्रेरी है। यस, इनफैक्ट अगर आप लोगों को नहीं आइडिया तो आई कैन ऐड सम नेम्स लाइक जैसे सीबोर्न मैटप्लॉटलिब है, या हमारे पास पाईप्लॉट है, ठीक है। और इसके अलावा हम इंटरेक्टिव ग्राफ्स भी बना सकते हैं, जैसे प्लॉटली से, ठीक है। तो उसमें इंटरेक्टिव ग्राफ्स भी बन जाएंगे, जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे, होवर करेंगे उस ग्राफ पे, तो आपको वैल्यूज रिस्पेक्टिव शो करता जाएगा। जिस तरह के मल्टीपल आप विजुअलाइजेशंस करवा सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन है कि आई कोड गुरु में
पाइथन और उसकी लाइब्रेरी स्पेसिफिकली इस चीज़ पर फोकस कौन सी स्लाइड में है, मतलब कौन सी कोर्स है जिसको फॉलो कर रहे हैं हम? ओके, सो पाइथन का एक स्पेसिफिक कोर्सेज भी चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें वो सारे देखेंगे, लाइक वो करवा रहे हैं, जैसे 11 बजे भी एक सेशन होता है वीक और डेली बेसिस पे, लाइक जिसमें वो पाइथन का कोर्स इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट करवाया है, कुछ ही दिन हुए हैं अभी। तो पाइथन से अगर आपने बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से सीखना है, सो यू कैन टेक अ स्टार्ट फ्रॉम 11 PM सेशन। इसके अलावा अगर आप डाटा एनालिसिस से स्पेसिफिक कहेंगे तो हम 7 AM के सेशन में हम लोगों ने तकरीबन जितनी भी डाटा एनालिसिस से रेलेवेंट लाइब्रेरीज थी, numpy pandas, seaborn मैटप्लॉटलिब, प्री प्रोसेसिंग और वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हुई हैं, अब आजकल हम उन्हें अप्लाई कर रहे हैं। उस पे तो आप कोई भी आपके जो इंटरेस्ट और आपके टाइम स्लॉट से मैच करता है उसमें आप जाना शुरू कर दें, सो इंशाल्लाह यू विल गेट टू नो कि लाइब्रेरीज कैसे वर्क कर रही हैं और कैसे उसका मतलब जो भी यूज़ केसेस है वो सारे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, अगर आप में से कोई मशीन वो क्या कहते हैं कि स्टैट्स करना चाह रहा है, जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के बिहाइंड स्टैट्स यूज होती है, तो आप वीकेंड पे 9 AM पे एक सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न एआई फ्रॉम बिगनिंग का सेशन, उसमें स्टैट्स करवाई जाती है साथ इसके पीछे कि ये मॉडल वर्क तो कर रहा है लेकिन इसके पीछे बैकएंड पे किस तरह मैथ के फॉर्मूलाज वर्क कर रहे हैं, इसके पीछे क्या स्टैट्स लग रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं साथ। सिर्फ वीकेंड पे क्लास होती है, सैटरडे एंड संडे 9 AM पे। और किसी ने ओके, कोई करना है इसके रिलेटेड? थैंक यू सो मच सर, सामा एंड मैम जरताशिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से वेबिनार कवर किया और वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम के अंदर आपने इसको प्रिपेयर किया। हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और वेबिनार के साथ। थैंक यू। अगर किसी का कोई मजीद क्वेश्चन है तो आप लोग स्लैक पे पूछ सकते हैं सर उसामा से और मैम जरताशिया से। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच थैंक यू, सर। थैंक यू, ऑलराइट। अल्लाह हाफिज।